हमारे यूनिवर्सिटी में शेमफुली मुसलमानों को चुन चुन के बाहर किया है और कहा गया है कि मुस्लिम है तो उसका नहीं होगा। आप 8 में से 7 लोगों का, जिन कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स ने बहुत कोशिश की, तो 8 में से 7 लोगों का हो गया, एक अकेला जो मुस्लिम था उसको बाहर कर दिया कि मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि वो देख रहे हैं कि एमए, एमफिल, पीएचडी करते करते स्टूडेंट्स मैच्योर हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में ठहराव ना हो। वो चाहते हैं बीए करें, पीएचडी करें, निकालो, 1 साल का एमए, पीएचडी करो, निकालो। तो ये जल्दी पाइपलाइन से निकालना भी एक मकसद है एनईपी का। अगर आपको कोई भी प्रमोशन चाहिए, अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, एक 9 एरियाज हैं जिनमें आपको 9 में से 4 में नोटेबल कंट्रीब्यूशन करना है। ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद जनरेटिंग फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी। आप स्टार्टअप कर रहे हैं कि नहीं, आप फंड्स जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, आप कितनी लैब सेटअप कर रहे हैं, मतलब वगैरह वगैरह, प्लस इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। दैट इज द यूफेमिज्म फॉर हिंदुत्व को कितना आपने आगे बढ़ाया। हम जो रेजिम के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनको एक्चुअल खतरा है, लोग जेल में हैं, 5-5 साल से जेल में हैं हमारे स्टूडेंट्स, बिना बेल की हियरिंग हम अपने नाम से लिखते हैं। और ये जो रेजिम के मतलब कठपुतली हैं, या रेजिम के जो बिल्कुल समर्थक। क्या कहें उनको, वो एनोनिमस हैं। किससे डर है उनको? किससे डर है? क्या आपको अभी भी यकीन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो छात्र निकल रहे हैं, एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक, जो ज़्यादा संवेदनशील हो और जो नफ़रत की राजनीति के खिलाफ हो, क्या वो अभी भी निकलेंगे, या वो लड़ाई हम हार रहे हैं? सलाम, नमस्ते, ज़िंदाबाद साथियों। ये दाग दाग उजाला जो सिलसिला हम लोग बातचीत की कर रहे हैं देश के हालात के बारे में, स्क्रोल के साथ, उसमें आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे देश में उच्च शिक्षा के हालात के बारे में, जो पिछले 10-11 सालों में उच्च शिक्षा के साथ परेशानियां आई हैं। जो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे हैं, उनमें जो बदलाव आ रहे हैं, पर बाकी भी मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, आईआईटीज़ हैं, इनके हालात, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या वो ये भूमिका अब निभा पा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत आज करेंगे। मेरे साथ दो जो साथी आए हैं, इनका परिचय अलग अलग तरीक़ों से तो किया ही जा सकता है, बट दोनों बहुत मतलब बहुत पॉपुलर टीचर्स हैं। अपने स्टूडेंट्स से जो उनका रिश्ता है, बहुत स्नेह का है और सम्मान का है। मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा उनका परिचय है। निवेदिता मेनन, हम लोग सब उनसे परिचित हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में आप पढ़ाती हैं, आज भी पढ़ा ही रही हैं। और नंदिता नारायण, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में लगभग 40 सालों तक शायद आप मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी, अब रिटायर हो गई हैं। लेकिन साथ साथ आप जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन और फिर जो एक फेडरेशन था सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से, उनका टीचर्स एसोसिएशन के आप अध्यक्ष रहे, और आज भी जॉइंट फोरम फॉर द मूवमेंट फॉर एजुकेशन, उसके भी आप अध्यक्ष हैं। तो आप दोनों को स्वागत है। मेरा पहला सवाल एक एक पृष्ठभूमि में मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं कई महीनों तक मैंने जर्मनी में, नाज़ी जर्मनी का अध्ययन किया, और अलग अलग चीज़ों में ये पता चला कि जो लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छे स्तर के दुनिया भर में माने जाते थे,
हिटलर के वक्त में वो जो यहूदियों के खिलाफ जो नफ़रत का जो की जो आइडियोलॉजी थी, उसके उसके केंद्र में ये यूनिवर्सिटीज़ आ गए थे। वो यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस अगर किसी देश में थे वो जर्मनी में थे। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज़ का बदलाव बहुत जल्दी नाज़ी जर्मनी के दौरान हुआ। ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया भर में हम देखते हैं आज भी जो फार राइट दक्षिण क्या कहते हैं उनको, दक्षिणपंथी जो जो नेता चुने जा रहे हैं उनके जो प्रमुख वो दुश्मन अपने मानते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को मानते हैं और उनमें उनको बदलने की कोशिश करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि इसमें कोई कोई संदेह नहीं है कि पिछले 11 साल में हम लोग अ, एक ऐसे भाजपा सरकार है जो दक्षिणपंथी विचार उनकी है, आरएसएस की एक हिंदुत्ववादी विचारधारा, इससे हम सब परिचित हैं। इससे भारत के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें क्या बदलाव आया है? और आप लोग क्योंकि आप एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हैं, आपके व्यक्तिगत अनुभव में ये यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से बदले और क्यों सरकार क्यों चाहती है कि जेएनयू वो जेएनयू ना रहे या सेंट स्टीफेंस कॉलेज वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ना रहे जो वो थी? तो निवेदिता आपसे शुरू करता हूँ। तो आपने नाज़ी जर्मनी की बात की और क्योंकि मैंने अध्ययन नहीं किया है, मुझे नहीं पता किस तरह के स्टेप्स उनको लेने पड़े यूनिवर्सिटियों को बदलने के लिए। लेकिन आखिर बदल गए। बदल गए, हाँ, नहीं बदले वो हमें पता है, लेकिन उनका इसका इतिहास हम उस तरह नहीं जानते हैं। और ज़ाहिर है कि अभी का जो हिंदुत्व की राजनीति है, अ, इसका भी मकसद वही है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ सारे इस तरह के गढ़ बन जाए। हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को एक तरह से नॉर्मलाइज़ करना, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को बिल्कुल ही सरल तरह से कॉमन सेंस बनाना और यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह इस आइडियोलॉजी के गढ़ बनाने का इनका भी मकसद है। तो मैं ये कह रही थी, तो पहले हम हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि हम ये भी याद रखें कि नाज़ी जर्मनी के जो विश्वविद्यालय हैं वो ज़रूर बन गए एक तरह से स्रोत नाज़ी आइडियोलॉजी की, लेकिन जिस तरह का रेजिस्टेंस वहाँ के बुद्धिजीवियों ने किया, अब हम शायद नहीं जानते भी होंगे कि हिस्टोरियन अर्न्स्ट ब्लॉक कैसे मारे गए। वो मारे गए रेजिस्टेंस में, सशस्त्र रेजिस्टेंस में। ही वाज एन आर्म्ड रेजिस्टेंस फाइटर। उनको गोली से मार दिया गया। फ्रॉइड की किताबें जलाई गई। बहुत सारी किताबें जलाई गई, मतलब उसकी हाँ, शुरुआत भी किताबों तो को जलाने मतलब से। ये सब उनको फिर वहाँ से भागना पड़ा और बेंयामिन ने खुदकुशी की। मतलब वो यहूदी होने के कारण उस पे ज़्यादा प्रेशर था। तो रेजिस्टेंस और वो उसकी भी इतिहास है जिसको हमें याद रखना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि वो हुआ था जो आपने कहा। अब यहाँ हम देखते हैं कि निवेदिता, मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हिटलर जब चुने गए और वो आम चुनाव में चुने गए और उनकी जो अ, हत्या और सरेंडर हुआ था 12 साल, सिर्फ 12 साल में ये बदलाव आया। तो ये बदलाव बहुत जल्दी वो संपन्न कर पाए। अभी 11 साल आरएसएस बीजेपी का भी वक्त रहा है, कितना बदलाव वो ला पाए हैं। जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं। बहुत आसानी से बदलाव संस्थाओं में बहुत आसानी से बदलाव लाया जा सकता है अगर उन कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है और बिल्कुल ही अनएथिकल और इलीगल तरीके से आप काम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपके रास्ते बहुत खुले हैं। 5 साल में भी कर सकते हैं। जैसे हर प्रोसीजर को यूनिवर्सिटीज़ में हम इस पे ज़्यादा बात कर सकते हैं और नंदिता
इस पे शायद ज़्यादा बात कर पाएंगी, लेकिन हर प्रोसीजर जो है, जैसे एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें कैसे मेंबर्स रखे जाते हैं, फैकल्टी सिलेक्शन कैसे होता है, इन सब चीज़ों में स्टूडेंट्स के एडमिशन ये भी स्टूडेंट्स के एडमिशन के बारे में बात करूंगी। लेकिन जो पहले पहले ये सब करना होता है, स्टूडेंट्स के एडमिशन वो बाद में होगा, मतलब एज एन आइटम ऑन द एजेंडा। तो इस तरह स्ट्रक्चर्स को ही बिल्कुल, मतलब जो संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल नष्ट करना पहले बिल्कुल मुमकिन है, अगर आपको किसी आप पे कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कोई एथिक्स का की पाबंदी नहीं है, कोई कानून की पाबंदी नहीं है, आप बन जाते हैं सब कुछ तो कर सकते हैं। पर ये भी ये आप कर सकते हैं क्योंकि कोई कानूनी बंदिशें या जो इंस्टीट्यूशंस आपको रोकने चाहिए वो नहीं रोक पाए। पर क्या कारण है कि दक्षिणपंथी जो नेता हैं, फासीवादी हो, हिंदुत्ववादी हो या और हो, वो क्यों यूनिवर्सिटीज में इस तरह का अटैक जरूरी क्यों समझते हैं? अम, तो मैं सोच रही थी शायद इस सवाल पहले नंदिता से सुने, आप ही बताएं। फिर उसके बाद मैं नहीं नहीं, बोलूं। क्यों तो वही कारण तो बहुत साफ है कि आप, जैसे आपने शुरू में कहा था कि आपको अगर आम जनता की रेजिस्टेंस को आपको ख़त्म करना है तो एक आज़ाद सोच को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि आज़ाद सोच वाले फिर सही और गलत के बीच में फ़र्क कर पाएंगे और उसके बारे में निडर होकर अपनी बात रखेंगे। तो आप, अगर आपको आवाम को ही खामोश करना है तो आपको जो यूथ है उसको आपको वो ट्रेनिंग जो हम लोग को यूनिवर्सिटीज़ में देनी होती है आज़ाद सोच की, एक खुले मन की, और एक एक्सपोजर की पूरी दुनिया के लोग एक तरह से अपना आदान प्रदान अपना करते हैं विचारों के, नॉलेज के, तो उसको आप वहीं पे आपको आप रोकेंगे तो उससे फिर आप इस तरह से पीढ़ी तैयार करेंगे जो आपके मुताबिक जो भी आप कहना चाहें करना चाहें वो करते चले जाएंगे, जो जिनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी। तो इसलिए यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़रूरी हैं, स्कूल भी ज़रूरी है, यूनिवर्सिटीज़ इसलिए ज़रूरी हैं कि एक 18 साल या 16 साल या 17 साल की उम्र के बाद बच्चे जब एडल्ट वर्ल्ड में आते हैं तो एक सिटीज़नशिप की ट्रेनिंग जो उनको मिलती है, सिटीज़नशिप अपने देश की, अपनी और दुनिया की, तो वहीं पे वो शुरुआत होती है जब एक तरह तरह के लोगों से मुलाकात उनकी होती है, अलग कल्चर्स के लोगों से मुलाकात होती है, और उस एक्सपोजर में उनकी एक सेंस ऑफ एम्पैथी बनती है। वो एम्पैथी बहुत ज़रूरी होती है, आप जितना भी ब्रिलियंट क्यों ना हो। मतलब आप जो पीड़ित है हाँ, उसके दर्द में अपने आप को शामिल एकदम मानते हैं। एम्पैथी का मतलब यही है कि जो दूसरा है उसके जूतों में खड़े होके, शूज़ में खड़े होके आप एक्सपीरियंस कर सकें जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो हमारा मतलब उच्च शिक्षा का मेरे हिसाब से मेन मकसद ये है कि एम्पैथी डेवलप करना। बाकी सारी इनपुट्स उसमें होते हैं कि किस तरह से आप रैशनल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग हर सब्जेक्ट के थ्रू, चाहे वो साइंस है, मैथमेटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, या हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर, उनके थ्रू आप इस तरह से एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो पूरे समाज के साथ रिलेट कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा मतलब शिक्षा का, पर उच्च शिक्षा आप ऐसे नागरिक को तैयार करने की एक प्रयास है जी जो संवेदनशील है जी या जो जिम्मेदार है, जी जो वैज्ञानिक रूप से सोच सकता है या सोच सकती है, हाँ, और उस ये तरह। नेचुरल एवोल्यूशन का डिमांड होता है, क्योंकि वो समाज अगर उसको सर्वाइव करना है तो समाज को जो अलग अलग टाइप के ताकतें होती हैं, कल्चर्स होते हैं, लोगों सिविलाइजेशंस होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ डायलॉग करना सीखना पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी एक जगह होती है जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ डायलॉग करना भी सीखते हैं। और मुझे लगता है कि इतिहास बताती है, दुनिया की इतिहास बताती है कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ सबसे बड़े जो आंदोलन हुए हो उसमें हमेशा नौजवान और छात्र सामने खड़े हैं। जी, तो शायद उनकी उनसे भी वो डरते होंगे, इसलिए वो उसको बिल्कुल डरता है। खत्म करना चाहते हैं। वो सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही रेजिस्टेंस आती है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूँगी, एक मशहूर अफ्रीकन अमेरिकन फ़िलोसोफर हैं बेल हुक्स।
बेल हुक्स ने कहा था कि द क्लासरूम इज़ द मोस्ट रैडिकल स्पेस ऑफ पॉसिबिलिटी इन द यूनिवर्सिटी। यानी कि जो क्लासरूम है उसमें निहित जो संभावनाएं हैं वो बिल्कुल ही रैडिकल हैं। उन संभावना क्रांतिकारी संभावनाएं हैं। क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी ज़रूरी नहीं है कि वो क्रांतिकारी हों, लेकिन एक तरह से जड़ से, रेडिकल का मतलब है जड़ से बदलना किसी चीज़ को, राइट? उसका उसकी बदलाव की संभावना, सामाजिक बदलाव की संभावना। सामाजिक बदलाव बिल्कुल जड़ से बदलाव की संभावनाएं निहित है क्लासरूम में। तो इसको अगर हम सीरियसली लें, अगर इस सेइंग को सीरियसली लें, तो वो कह रही थी, और हम सब जानते हैं जिन्होंने कभी भी, और क्लासरूम का मतलब सिर्फ जहाँ कोर्स पढ़ाते वो नहीं, जहाँ भी हम पब्लिक स्पीकिंग में एंगेज करते हैं तो होता क्या है कि हम तरह तरह के काउंटर नैरेटिव्स हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक होता है मेन नैरेटिव जो कि हम जानते हैं, कैपिटलिज्म के बारे में, पैट्रियार्की के बारे में, हिंदुत्व के बारे में अब बहुत ज़्यादा। तो इस तरह के नैरेटिव जो हैं, ब्राह्मणिज्म के नैरेटिव्स, ये सारे नैरेटिव्स जो नॉर्मलाइज किए गए हैं वो क्लासरूम में या जहाँ भी हम बोलते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह हम खड़ा करते हैं। तो एक तरह से काउंटर नैरेटिव्स हम प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इनको, किसी भी रेजिम को इससे खतरा लगता है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमारे यूनिवर्सिटीज़ परफेक्ट थे, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज़ादी में क्या बदलाव आया है 10 साल में? आज़ादी में मुझे लगता है बदलाव ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में सोचने और बोलने की आज़ादी थी, वो फ़र्क पड़ा है। बाकी और मायनों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि एक्सेस, कितने पिछले सोसाइटी सेक्शंस के कितने लोग यूनिवर्सिटी आ सकते थे, क्लासरूम में किस तरह के प्रैक्टिसेस थे जो कि कास्टिस्ट हैं या जातिवाद से भरे हैं या जो भी है, और तरह तरह के प्रॉब्लम्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई तरह। तो हम कतई ये नहीं कह रहे हैं, आई एम श्योर नंदिता भी नहीं कह रही, आप भी नहीं कह रहे हैं कि कोई परफेक्ट ज़माना था और अब वो, लेकिन अब जो जिस तरह का रिलेंटलेस अटैक हो रहा है आज़ादी पे, कि हम सिर्फ नैरेटिव ही बोल सकते हैं। तो मैं एक अभी उदाहरण दूंगी और फिर आगे आप नंदिता भी शायद कुछ कहना चाहें। जैसे कि अब रिसर्च टॉपिक्स पे, सिलेबस पे, कोर्सेज पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण है और सीधे सीधे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि ये आप जो पढ़ना चाहती हैं वो सरकार की पॉलिसी के खिलाफ है, तो आप ये नहीं कर सकती। सीधा वाइवा में बोला जा सकता है। यही मैं कह रही हूँ कि लीगली नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रेशर डाल के बदल सकते हैं टॉपिक्स को। इस तरह का जो मतलब शोध में या रिसर्च में प्रतिबंध का कोई उदाहरण आप देना चाहेंगे नंद? शोध में तो नहीं, लेकिन मैं सिलेबाई में जिस तरह से कोर्सेज में एक उदाहरण देना चाह रही हूँ। बहुत सारे उदाहरण हैं और हमारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एक तरह से सिलेबा या कोर्सेज के मामले में जेएनयू के पहले अटैक की गई है। हमारे यहाँ काफ़ी शुरू से चल रहा है ये। और एक उदाहरण है अभी हाल में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के कोर्सेज 4th ईयर के लिए, तो 4था साल जो लोग शुरू करने जा रहे हैं, तो केओस तो है ही कि 1 साल का होगा और एमए 2 साल का होगा, 1 साल का होगा, क्या जाएगा क्या नहीं, वो सब तो है ही। लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनमें इन्होंने कहा है कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को आप हटाइए, और ख़ास तौर से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में आप पैलेस्टाइन, गाज़ा, कश्मीर को पूरी तरह से हटा दीजिए। क्यों? तो वहाँ पे कोई सीनियर कहते हैं कि मतलब ऑफिशियल कहते हैं, नाम नहीं लूँगे। और साइकोलॉजी में मतलब ये मतलब लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट में जो तकलीफ है, मानवीय तकलीफ, उससे भी आप बात नहीं सुनते कर जाइए वो क्या कह रहे हैं कि कश्मीर तो रिजॉल्व हो गया, कश्मीर मतलब ऑफिशियल से कश्मीर रिजॉल्व हो गया, तो ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसकी जगह कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखने के लिए
स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण के बारे में बताइए कि वहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता था। तो उसका तो कोई डेटा भी नहीं हमारे पास था कि कैसे होता था। वो तो एक एक एपिक है, उसको जितना उसमें है, यू डोंट हैव एनी अदर एविडेंस। Hard तो to believe, हार्ड टू मतलब बिलीव। सच में। नॉट ओनली दैट, डेटिंग एप्स को लेके कि कैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स में आप डील करते हैं, पेरेंट्स चाइल्ड में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको भी आप डील करते हैं, तो वो भी आप हटा दीजिए, या उसमें आप ग्रैंडफादर को भी जोड़िए। क्यों आप सिर्फ पेरेंट्स, हिंदुस्तान में तो ग्रैंडफादर के संग भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह की absurd चीज़ें फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं जानते, वो कह रहे हैं। डेटिंग ऐप से क्या मतलब परहेज हो? ये सब हिंदुस्तान में नहीं होता है, डेटिंग होता ये है। कहा जाए। हिंदुस्तान में कोई किसी से प्यार नहीं करता। तो दिस इज द absurdity। नहीं, एक्चुअली मैं इसमें ये जोड़ूंगी कि उनका मकसद ये है कि शिक्षा को एक तरह से वो पुराने ब्राह्मणिकल तरीकों से गुरुकुल में जैसे रट रट के सैनिटाइज सिखाया, मतलब सीख जो थी या शिक्षा जो थी उसमें हम रटते हैं, और इस रटने में भी बुराई नहीं है, मतलब कुछ चीज़ें तो रटना पड़ता है, ऐसा नहीं, लेकिन सिर्फ रटना और सिर्फ रट के, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स भी रटते हैं, इसमें कोई बाय इटसेल्फ इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट सिर्फ रटना, और रटना क्या है, सरकार ने जो तय किया है कि क्या सही है क्या गलत है ना, इसमें हमें याद रखना चाहिए, और अभी तक हमने उस संगठन का नाम नहीं लिया है जो कि हिंदुत्व के पीछे है, हिंदुत्व की रीढ़ है, और वो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि बिना कभी उन पे कभी भी ये चैलेंज नहीं हुआ है, उनको कभी भी चुनाव की चुनौती नहीं झेलनी पड़ी है, उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, किसी ने उनको इलेक्ट नहीं किया है, लेकिन उन आरएसएस के लोग पिछले 20 साल में, लेकिन पिछले 10 साल में एक्सेलरेटेड फॉर्म में हर जगह हैं, और वो शिक्षा को पूरी तरह से इस तरह बदलना चाहते हैं कि आप क्लास में आएंगे, आपको कुछ सिखाया जाएगा, ऐसा नहीं कि रामायण, वैसे हम भी पढ़ सकते हैं रामायण, हम भी पढ़ा सकते हैं रामायण, जैसे रामायण पे जो किताब रामानुजन ने लिखा, एडिट किया, वो तो था सिलेबस में, डीयू सिलेबस में, तो हम रामायण के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम सवाल इस तरह के उठाते हैं कि अच्छा ये टेक्स्ट ये कब लिखा गया, इसका इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है पूछने पे क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि ये हमेशा एक चीज़ नहीं रही है, ये उनको बहुत दिक्कत देती है कि हम कहते हैं कि हर चीज़ में बदलाव आया है, उसकी एक इतिहास है, हर इवन द रामायण एंड द महाभारत हैव डिफरेंट फेजेस, अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग मतलब उसके साउथ में एक रूप है, नॉर्थ में एक रूप है, और नैतिक सवालों का आपको उठाना, हाँ, या महिला समानता के सवाल जैसे उठाना, बिल्कुल। वो जैसे द्रौपदी का सीन जो है जहाँ वो पूछती है कि आपने पहले अपने आप को दावे पे लगाया, या जिसके बाद आपने मुझे दावे पे लगाया, या आपने मुझे पहले दावे पे लगाया, तो ये निकल के आती है कि पहले अपने आप को तो फिर वो सवाल करती है, फिर आपको क्या हक है, फिर आप तो पहले ही बन गए गुलाम। तो इस तरह के जो सवाल, उसमें अगर हम महाभारत और रामायण पढ़ना चाहते हैं, और हिस्टोरियंस ने खूब पढ़ा है, ये लोग इस तरह हमसे बात करते हैं जैसे कि उन्होंने पहली बार रामायण को सिलेबस में लाया है। रामायण और महाभारत हिस्ट्री में सिखाया जाता है, लिटरेचर में सिखाया जाता है, लेकिन वो नहीं चाहते कि सिखाया जाए या इस पे द्रौपदी के मोमेंट पे थोड़ा हम बात करें, नहीं, वो अपना एक वर्जन रामायण का तो और एक वर्जन महाभारत का, उनका सबसे बड़ा दुश्मन, इस आइडियोलॉजी हिंदुत्व का सबसे बड़ा दुश्मन है हेटेरोजेनिटी, यानी कि तरह तरह एक विविधता से बहुत उनको एक बहुत खौफनाक चीज़ लगती है विविधता, क्योंकि विविधता से तरह तरह के सवाल उठते हैं। वो चाहते हैं कि अब जैसे हिंदुत्व हैं, इसीलिए बंगालियों को मच्छी नहीं खाना चाहिए, हमारा अगर उनका भाषा है आप नहीं खा सकते मच्छी, तो ऐसा नहीं कि हिंदू भी एक हैं, हिंदू में तो विविधता बहुत ज़्यादा है, हिंदुइज्म कहते हैं, वो इतनी एक विविध वो है, वो नहीं चाहते विविधता। तो शिक्षा जो है, नंदिता जो कह रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट को हटाओ,
रामायण सिखाएंगे, रामायण हम भी सिखाएंगे भाई, उनसे उनसे बेहतर सिखाएंगे। मैं तो रामायण 10 साल से पढ़ते आई हूँ, उनसे बेहतर सिखाएंगे हम रामायण। लेकिन वो नहीं चाहते कि हम सिखाएं, वो अपना वो प्रवचन देना चाहते हैं क्लासरूम में जाएंगे, प्रवचन देंगे और बाहर आएंगे। और जो रटना आप कह रहे हैं कि ना सिर्फ तथ्यों का बल्कि हाँ, एक विचारधारा का बिल्कुल उसका बिल्कुल रटना मतलब सही। आपको स्वीकार करना। नहीं मैं मतलब जेएनयू को हम लोग कई कई कारणों से हम बहुत इज्जत है और एक बड़ा कारण है कि वो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ बहुत ही मुश्किल हालात से निकले नौजवानों को को वो लेते हैं और उन्हें हम्म बहुत अच्छे स्तर की शिक्षा देते हैं। कुछ साल पहले मैं पढ़ रहा था कि एक लड़का कह रहे थे कि मैं पहली बार मैं ऐसी हरियाणा की किसी शहर में वो ठेला चलाते हैं उनका लड़का है। तो उन्होंने कहा कि पहली बार मैं रोया जब मैं जेएनयू में मुझे एडमिशन मिला। फिर वो कहे कि दूसरी बार मैं रोया जब मैं क्लास में गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ भी, इधर मैं कहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर जाके वहाँ के प्रोफेसर ने मुझे अलग देके कहा कि चिंता ना करो और मैं संभालूंगा आपको, और हाथ पकड़ के उन्होंने ये किया। तो वो जो लेगेसी है जेएनयू की वो बिल्कुल टूट सी गई है। उस पे क्यों हिंदुत्व विचारधारा के लोगों को ये क्यों तकलीफ थी कि एक ऐसा यूनिवर्सिटी होगा जहाँ एकलव्य एक तरह से महाभारत का एकलव्य को बराबर की जगह मिले, उससे उनको क्या तकलीफ थी? जाहिर है कि उन्होंने ये तय किया कि जेएनयू वाम वाम विचारों का एक गढ़ है। सो तो है। वो नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँगी कि ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का गढ़ है। और जब एक क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप मतलब को वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक वैज्ञानिक नहीं कहूँगी, एक तरह से आलोचनात्मक सोच, हर चीज पे सवाल उठाना, जी। मार्क्सिज्म पर भी सवाल उठाना, फेमिनिज्म पर भी सवाल उठाना, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैपिटलिज्म पे और हिंदुत्व, सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठाना। तो एक तरह के आलोचनात्मक सोच कह सकते हैं। अब उस आलोचनात्मक सोच से जाहिर है कि वामपंथी आइडियाज़ भी निकल के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी फैकल्टी वामपंथी है या सारे स्टूडेंट बॉडी वामपंथी हैं। जब वो आते हैं, जब वो ठेला जो चलाते हैं उनका बेटा जब जेएनयू आ जाता है, तो वो उसको सोचने की आज़ादी मिलती है और वो चुनता है। क्लासरूम में हम ये नहीं सिखाते, क्लासरूम में हम नहीं सिखाते पॉलिटिक्स, ये लोग क्लासरूम में पॉलिटिक्स सिखाते हैं। ये जो फ़र्क है हमें समझना चाहिए। वो कहते हैं कि हम मार्क्सिज्म और लेफ्ट विंग और प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी सिखाते हैं, नहीं, हम पॉलिटिकल थॉट सिखाते हैं, हम मैथमेटिक्स सिखाते हैं, हम इतिहास सिखाते हैं जो कि स्कॉलरशिप पे आधारित है। हम कोई डिवाइन ट्रूथ नहीं सिखाते। वो अपने आप जब उनको सवाल करने की आज़ादी मिलती है, तो वो इस तरह के पैनी सवाल पूछते हैं कि न्याय उनको, वो आते हैं इस तरह के बैकग्राउंड से और वो चाहते हैं सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय उनको दिख रहा है, क्यों नहीं है, तो जाहिर है कि वो कैपिटलिज्म पे सवाल उठाएंगे और हम पे सवाल उठाते हैं, यानी कि और जाति व्यवस्था पे जाति व्यवस्था पे, ब्राह्मणिज्म पे, हर चीज़ पे, और पुरुष प्रधान जो समाज है उन सब पे सवाल सारी उठाएंगे। चीज़ों पे, और अपने प्रोफेसरों से सवाल उठाते हैं। वो प्रोफेसर को भगवान नहीं मानते। अपने पहले कहा कि पॉपुलर टीचर पॉपुलर होंगे, कोई टीचर पॉपुलर है नहीं है, लेकिन कोई हमारा स्टूडेंट ये नहीं मानता कि हर चीज़ में ये सही है। हम उनको ट्रेन करते हैं हमसे सवाल हम पूछने। आपसे और आप That is what स्वागत करते हैं part of our जवाब job is, दीजिए। to train them to question us. नंदिता, आप क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं तो जो सामाजिक विषय हैं, राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, आर्थिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है, इनमें तो
उनको चिंतन हो सकती है कि क्यों ये आलोचनात्मक तरीके से इन विषयों पे प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन विज्ञान में और मैथमेटिक्स में क्या ये सवाल या दुविधा हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्ववादी है वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो क्या फ़र्क है? देखिए हमने जो एक्सपीरियंस किया है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो जिस तरह के ये प्रोसेसेस में चेंजेस लाए हैं, उसमें सारे सब्जेक्ट्स को तबाह किया गया है। और मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ हिंदुत्ववादी सोच की वजह से नहीं है, इससे पहले वो न्यू लिबरल सोच जो थी, पॉलिसीज़ जो थी, इनके पिछली सरकार की भी थी, उनके उसी समय से ये गिरावट हमने सारे सब्जेक्ट्स में देखी, हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हमने देखी। एक तो ये था कि जैसे ठेले वाले का बच्चा आ सकता है कि नहीं, तो न्यू लिबरल पॉलिसी में आप मार्केट को भगवान मान के चलते हैं कि मार्केट हर चीज़ तय करेगा, और आप जिस तरह का सरकार का इनपुट होता है फंडिंग में ख़ास तौर से, उससे आप पीछे जाएंगे और मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे। यूनिवर्सिटीज़ में वो जाएं जो पैसा दे सकते हैं, और आपको पैसा चाहिए तो आप मार्केट से जनरेट कीजिए, लोन लीजिए, वापस दीजिए, स्टूडेंट्स की फ़ीस बढ़ाइए। ये वो सोच है। तो इससे एक नेचुरल तरीके से एक्सेस कम हो जाएगा आम जनता का। वो प्राइवेटाइजेशन का एक ये असर हाँ, तो हाँ। समझ में आया। नहीं, लेकिन उससे साथ-साथ दूसरी चीज़ है कि जब आप लोगों का एक्सेस आप कम करेंगे और आम जनता फिर को ये अगर महसूस होगा कि उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, सरकार बजाय उनके बच्चे के भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वो दूसरी चीज़ों में पैसा लगा रहे हैं, और सरकार का पैसा आखिर जनता का पैसा है, वो उनके जेब से तो नहीं आ रहा है। तो हम चाहते हैं, आम जनता चाहती है हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। ये सारी चीज़ें आम जनता फिर रेस्टलेस होगी, सवाल पूछेगी और आंदोलन करेगी, हो सकता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको तरह-तरह के अथॉरिटेरियन मेजर्स लेने पड़ते हैं। एक ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ में ही जिस तरह से जो चीज़ जिसमें मार्केट इंटरेस्टेड है, वही सब्जेक्ट्स बनतेंगे। उसमें आपके लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज़, फ़िलॉसफी वगैरह, और प्योर मैथमेटिक्स, प्योर साइंस वो भी जाएगा, क्योंकि उसके लिए वो मार्केट नहीं है जितना अप्लाइड मैथमेटिक्स में है, जिसमें आप जल्दी-जल्दी कोई चीज़ अप्लाई करके आप आगे मार्केट में लगा के टेक्नोलॉजी कर एंड सकते हैं। मैनेजमेंट हाँ, आई थिंक ये हाँ, दो ये शॉर्ट साइटेड है। ये देखिए, पहले जब 90s में ग्लोबलाइजेशन की एरा में शुरू में जब ये चेंजेस आने लगे थे उस समय भी, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लीडरशिप उस ज़माने में, चाहे वो वाइस चांसलर हों या चेयरपर्सन यूजीसी के सब लोग हों, और लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री ऑल्सो, इन्होंने वार्न किया था कि ये मत करो, आप अपने कोर्स स्ट्रक्चर को ख़राब मत कीजिए। हम चाहते हैं कि जो बच्चे निकल के आएंगे वो शॉर्ट टर्म मार्केट ओरिएंटेड पेपर्स कोर्सेज ना करें, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ाइए, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ाइए। आप जो रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको और अच्छी तरह से पढ़ाइए, क्वेश्चन पेपर्स अच्छे बनाइए, थॉट प्रोवोकिंग बनाइए, ताकि ये लोग आगे जाके लीडर्स ऑफ इंडस्ट्री बने। डिफरेंस ये है कि आज के दिन में आपकी इंडस्ट्री भी गुलाम बन चुकी है, वो ग्लोबलाइज्ड इंडस्ट्री के। वो आपके देश के लोगों के लिए नहीं सोच रही, वो सोच रही है कि जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं दुनिया में, किस तरह से वो मैक्सिमाइज अपने प्रॉफिट को करें। कितना भी किसी एक पर्टिकुलर देश को लूटना पड़े, उसके रिसोर्सेज लूट लो, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो न्यू लिबरल सोच जो थी, वो इस तरह की रेजीम चाहती है जो आम जनता को डिवाइड करके रेजिस्टेंस को क्रश करने में कामयाब हो। पिछली रेजीम जो थी हमारी, वो कामयाब नहीं हुई, उनको इलेक्शंस के थ्रू हटा दिया गया, राइट। उन्होंने भी कोशिश की, हमने ये फेस किया यूपीए के ज़माने में कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देयर वाज अ वेव ऑफ रिप्रेशन। आप धरने में गए, आपके खिलाफ कंप्लेंट जाती है, आपका प्रमोशन रोक दिया जाता है। ये सारा हमारे साथ पहले ही हुआ नहीं भी, और हम लोगों ने उसका सामना किया है। टीचर्स तब भी डर रहे थे, स्टूडेंट सामने आए, बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, और उसको हम लोगों ने वापस किया। एक 4 साल का प्रोग्राम आया था। वो सारे जो 6 बिल आए थे उस टाइम पे यूपीए के ज़माने में, हमने लड़के उसको वापस कराया। वही चीज़ें दोबारा आज आ गई हैं, और रेजिस्टेंस ख़त्म करने के लिए ऐसी रजीम आई है जो लोगों को हेट्रेड के थ्रू और मतलब ये कम्युनलिज्म के थ्रू
डिवाइड कर सकती है, ताकि आप जो सवाल आपको पूछना चाहिए आप नहीं पूछना, आप एक दूसरे से लड़ने में वो समय निकाल देते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ चल रही हैं। जेएनयू में जो हो रहा है वो सिर्फ हिंदुत्ववादी ताकतों की वजह से नहीं, उनको अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मिल रहा है, इसके थ्रू हम अपना पूरा हिंदू राष्ट्र का जो हमारा एम है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, उसको हम इम्प्लीमेंट करें। लेकिन न्यू लिबरल फोर्सेस का ये ऑब्जेक्टिव है कि थ्रू कम्युनल आइडियोलॉजी यू कैन कीप पीपल डिवाइडेड, लेट देम कीप फाइटिंग ईच अदर, और हम अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इस देश को अच्छी तरह से इनकी रिसोर्सेज को लूट लेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी इस्टेब्लिश आवर सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड। ये भी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बात आपने करी कि ये जो विचारों का जो संघर्ष यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो सिर्फ हिंदुत्ववाद वर्सेस सेक्युलरिज्म नहीं है, बल्कि समाजवाद वर्सेस मार्केट का भी है। उसका असर किस किस तरह से जेएनयू में पढ़ा है। मैं मतलब बहुत साल पहले पढ़ा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में से इंस्टीट्यूट कॉलेज पे। हमारी फीस 11 रुपए होते थे और हम भी बस पास और वो लेके ये काफ़ी सब लोग मानते थे कि हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है, अस्पताल चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। ये अ, अ, ये बिल्कुल बदल गया है। तो इन द यूनिवर्सिटी से इसका क्या असर पड़ा जेएनयू में? नहीं, अभी फ़िलहाल जेएनयू में उस तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए हैं जिससे कि अनअफोर्डेबल हुआ है, जिससे कि लोगों को मतलब पैसे की वजह से नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस में फर्क है। लेकिन क्या हो रहा है पूरे देश भर में बट ऑल्सो ग्लोबली, शिक्षा का मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब जो कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज हैं, जो नवोदारवाद की बात नंदिता कह रही हैं, इनका जो मकसद है वो ये है कि शिक्षा के ज़रिए बहुत ही चीप लेबर मिलता रहे, और लेबर जो कि कैपिटलिस्ट मार्केट के समय समय पे उनके अलग अलग आवश्यकताएं उस मार्केट की अलग अलग आवश्यकताएं होती है, तो उसी तरह मतलब उसी के चलते शिक्षा भी बदलते रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाए, ये शिक्षा का मुख्य मकसद है। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ से भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि सबके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, कुछ लोगों के लिए प्रॉफिट, कुछ लोगों के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये हम जानते हैं पिछले 10 साल से इनइक्वालिटी जो है, मतलब 60 लोगों का की आमदनी इंडिया के बजट से ज़्यादा था 2018 में शायद, और अंग्रेजों से के वक्त से ज़्यादा बहुत ज़्यादा असमानता आज है जी। इनइक्वालिटी अब तो पिछले 10 साल में खास कर नहीं। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप एनईपी को देखेंगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे, साफ साफ बताया गया है कि वो ज़माना गया जब आप एक नौकरी में ज़िंदगी भर काम करने की उम्मीद कर सकते थे। अब हमें शिक्षा से लोगों को 3 या 4 नौकरियों में जाने की फ्लेक्सिबिलिटी सिखानी चाहिए। इतनी साफ तरीके से लिखा है कि हम अपने बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को इस तरह ट्रेन करेंगे कि जब भी कोई कैपिटलिज्म की ज़रूरत हो, वो ज़रूरत आप पूरा कर सकते हैं। फुलफिल कर सके, निभा सके। तो इतने साफ तरीके से जो एनईपी को हमें बहुत गौर से देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हम 2 जो स्ट्रैंड्स हमारे देश में हैं, एक है पूरी तरह से कैपिटलिज्म को बढ़ाना, और दूसरा है हिंदुत्व को और ब्राह्मणिज्म को नॉर्मलाइज करना। ये इनके 2 जो मकसद है एनईपी में बहुत साफ तरीके से लिखा है। तो इसके लिए कई तरह के वो होते हैं, तरीके होते हैं। एक ये जो एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द्वारा जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स करा रहे हैं सोशल साइंसेस के लिए, ह्यूमैनिटीज़ के लिए, उसमें क्या क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि आपको तथ्य सीखने होते हैं, रटना पड़ता है। हमने इसके बारे में पहले भी कहा, जब जब एसेज लिखने होते हैं, जब निबंध लिखने होते हैं, तब आप क्या दिखाते हैं? हम जेएनयू का अपना एग्ज़ाम था, हम हर समर बैठ के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को ग्रेड करते थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि अच्छी अंग्रेज़ी लिख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे थे कि इनका पॉलिटिकल सोच क्या है,
हम ये देखते थे कि ये सोच रहे हैं क्या, इन्होंने कुछ पढ़ा है क्या, कुछ चिंतन करने की हाँ क्षमता। थिंकिंग और पढ़ा, और वो उसमें भी क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी जेएनयू का इतना ज़बरदस्त था कि जो लोग, जिन लोगों को ये मौका कभी नहीं मिला इस तरह की पढ़ाई करने की या इस तरह की सोचने की, उनको अलग तरीके से, क्योंकि हमारा वो डिप्रिवेशन पॉइंट सिस्टम था, सरकारी स्कूल से आए तो कुछ पॉइंट्स, बैकवर्ड रीजन से आए तो कुछ पॉइंट्स, सोशली एंड इकोनॉमिक, महिला है तो कुछ पॉइंट, महिलाओं को पॉइंट्स, ये तो इसके ज़रिए सोशल जस्टिस भी होता था और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब वो एक बैलेंस रहता था। एमसीक्यू में कई सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत ये है कि जैसे मैंने कहा कि आपको तथ्य रट के आने होते हैं, और इसमें क्वेश्चन बैंक्स बना के रखता है एनटीए। क्वेश्चन बैंक्स में कितने तथ्य होंगे, मतलब अब बहुत ही घटिया तरह का रटना होता है कि किसी का कैपिटल या किसी किताब की ऑथर, इस तरह, इससे कुछ पता भी नहीं लगता इन्होंने क्या किया है। तो एक ये। दूसरी बात, एमसीक्यू के एग्ज़ाम्स लिखने के लिए स्टूडेंट्स को सेंटर जाने होते हैं, जो कि घर के पास हो ना हो वो तो वैसे भी, लेकिन कई सारे सेंटर होते थे जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसमें बहुत लिमिटेड सेंटर्स होते हैं। आपको कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, कंप्यूटर के सामने बैठ के वो उस कॉन्फिडेंस से टिक करना कि ये है वो है वगैरह, उस तरह की लिटरेसी कितने स्टूडेंट्स को है, जिनके घर लैपटॉप है, जिनके माँ बाप के पास कंप्यूटर है, उनको होगा वो कंप्यूटर लिटरेसी। तो ये बदलाव हम देख रहे हैं, क्योंकि एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी भी बहुत कम हुआ है, अब सिर्फ रिजर्वेशंस हैं। हम देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स जेएनयू में आ रहे हैं वो पुरानी तरह के स्टूडेंट्स, मतलब वो सोशल प्रोफाइल बदल रहा है, हम देख रहे हैं। तो एमसीक्यू में ये दिक्कत है, लेकिन आप थ्रू एमसीक्यू आप कंट्रोल करते हैं किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। हमें ये भी शक है कि, और हम जानते भी हैं क्योंकि एनटीए में क्वेश्चन लीक हुआ, करप्शन बहुत, करप्शन इतना ज़्यादा है। नैक में पता चला कि नैक के लोग पैसे ले लेके, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल पैसे ले लेके वो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को दर्जा दे रहे थे। हमने पढ़ा कि 1000 लोगों को नैक से हटाया है। इसका क्या मतलब है? उनको कोई पनिशमेंट हुई, उनकी कोई सज़ा हुई, या सिर्फ नैक में जिम्मेदारी निभाने की वो हटाई गई है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपने पैसे बनाए, अब जाओ, अब और 1000 लोगों की बारी है। क्या मतलब है इसका? एनटीए में जब क्वेश्चन लीक हो, इतने सालों में कभी जेएनयू का एग्ज़ाम पेपर लीक नहीं हुआ है, 75 ईयर्स में एक भी बार नहीं लीक हुआ है, और पहली बार इस तरह ज़बरदस्त लीक होता है। कोई अकाउंटेबिलिटी है? बल्कि यूजीसी के चेयरपर्सन जो जगदेश कुमार, जिन्होंने एनटीए सेटअप किया, जो कि सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं है बाय द वे, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जस्ट अ सोसाइटी, ही सेट इट अप, उसको दिन ब दिन प्रमोशन मिलते जा रहे हैं और उनको कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जब उनका सेटअप किया हुआ एनटीए से क्वेश्चन लीक होता है और पूरा एकेडमिक ईयर बाढ़ में जाए, वो हुआ था कितने स्टूडेंट्स को इससे, वो तो यूजीसी के बाद अब पता नहीं शायद क्या बनेंगे। तो ये दूसरी बात ये है कि सोशल साइंसेस, ये एमसीक्यू जो है, इसके ज़रिए सोशल साइंसेस, ह्यूमैनिटीज़ वगैरह का जो खौफ है इनमें, उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया एमसीक्यू कराने से, जिससे कि कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। आप देखेंगे आजकल बहुत ही घटिया कैंपेन चल रहा है आईआईटी गांधीनगर के खिलाफ सोशल मीडिया में, फ़िलहाल सोशल मीडिया में, लेकिन हिंदुत्व के इकोसिस्टम के जो जर्नल्स हैं, स्वराज्य, मैग, ऑप इंडिया, वो सब ये चला रहे हैं। और वो कैंपेन क्या है कि आईआईटी गांधीनगर के ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट से कुछ पीएचडी या कुछ एमए थीसिस इस तरह के हैं जिससे कि इस्लाम पे फोकस है, जिन जो होते हैं, जिन में जो विश्वास रखते हैं, जिन पे जो जिनको जो मानते हैं, तो इस पे एक स्टडी, अध्ययन, तो ये सब ह्यूमैनिटीज़ में आम बात है। क्या हम इस्लाम के किसी पहलू को नहीं पढ़ सकते? और वो चाहेंगे कि सिर्फ रामायण और महाभारत पढ़े, और वो भी बिना आलोचना किए हुए। तो ये एमए थीसिस के 2 या 3 टाइटल को लेके एनोनिमस अकाउंट से, उस अपने आप को इंटेलेक्चुअल इंडियन या कुछ कहते हैं, अनोनिमस अकाउंट से बहुत ही ज़बरदस्त एक अटैक, लोगों के नाम ले लेके प्रोफेसर, और क्या है उनका कहना, हिंदू खतरे में है,
हिंदू स्टूडेंट्स को हमें मदद करनी चाहिए। मेरे पास अनोनिमस अकाउंट से कह रहा है, मेरे पास इतने सारे हिंदू स्टूडेंट आए। अब कौन, आप कौन हैं, ये हिंदू स्टूडेंट कौन है, कुछ भी कह सकते हो ना अनोनिमस। हम जो रेजिम के खिलाफ बोल रहे हैं, जिनको एक्चुअल खतरा है, लोग जेल में हैं, 5-5 साल से जेल में हैं हमारे स्टूडेंट्स, बिना बेल की हियरिंग, हम अपने नाम से लिखते हैं। और ये जो रेजिम के मतलब कठपुतली हैं, या रेजिम के जो बिल्कुल क्या कहें उनको, वो अनोनिमस हैं। किससे डर है उनको, किससे डर है? सच्चाई से डर रही क्योंकि सच्चाई न बाहर निकल के, मेरे पास हजारों हिंदू स्टूडेंट आए, कहना आसान है, दिखाइए हमें एक हिंदू स्टूडेंट जो ये आपके सारा पास आया। प्रोपेगेंडा है। तो और क्या कैंपेन है, ओपन इंडिया, स्वराज मैग, हर चीज़ में, कुछ में अनोनिमस आर्टिकल, कुछ अनोनिमस नहीं है। क्या है, ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की कोई जगह नहीं है हमारे आईआईटियों में। आवर आईआईटीज़, उनके आईआईटी कब हो गए भाई? तो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से जो डर है, और मतलब कभी भी इस्लाम के बारे में पढ़, तो ऐसे अगर हिंदू कोई रिवाज के बारे में कोई थीसिस होता तो उनको अलग प्रॉब्लम होता कि आपने इसको पढ़ने की कैसे ज़रूरत की, ये मिथोलॉजी नहीं है, ये हिस्ट्री है, ये इसमें सिर्फ तथ्य हैं। तो वो क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, दोनों वो सिखाना चाहते हैं। और मैं एक और बात कहूँगी एनईपी के बारे में, नंदिता ने कहा कि काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ है। 1 साल 2 साल, 1 साल का एमए, 2 साल का एमए, 4 साल बीए के बाद पीएचडी करना, ये सब एमफिल को हटाया, जो कि पीएचडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। इसका मकसद मुझे लगता है ये है कि स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी उच्च शिक्षा के पाइपलाइन से निकालना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि एमए, एमफिल, पीएचडी करते करते स्टूडेंट्स मैच्योर हो जाते हैं। और पिछले 10 साल से जो हमने देखा है पूरे दुनिया भर में, लेकिन इंडिया में भी, जिस तरह जैसे आपने कहा, छात्र लीडरशिप लेते हैं, समाज का लीडरशिप लेते हैं, वो मूवमेंट्स के लीडरशिप लेते हैं, वो राजनीति का लीडरशिप लेते हैं, राजनीति की भी लीडरशिप आप देख लीजिए। तो वो चाहते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में ठहराव ना हो। मतलब ठहराव से मेरा मतलब है कि लोग रहे 5-6 साल, कुछ सीखें, कुछ समझें। वो चाहते हैं बीए करें, पीएचडी करें, निकालो, 1 साल का एमए, पीएचडी करो, निकालो। तो ये जल्दी पाइपलाइन से निकालना भी एक मकसद है एनईपी का, ताकि वो बाहर जाए, वो साइबर कूली बने, उनको मिनिमम वेज में नौकरियां मिले, यही चाहते हैं वो। उससे जोड़ते हुए आपके पॉइंट से मैं कह रहा हूँ कि उनकी दुश्मनी सिर्फ ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस के खिलाफ है, या साइंस के भी खिलाफ है? नहीं, पूरी उच्च शिक्षा के खिलाफ है। जैसे मैंने पहले बताया, एक तो वो प्योर साइंसेस, प्योर मैथमेटिक्स भी उसी में मार्केट फ्रेंडली नहीं माने जाते हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी जो NIITs वगैरह कई जगह आप प्योर साइंसेस पे कोई फोकस नहीं है। लेकिन मैं एक दूसरे पॉइंट पे आना चाहती हूँ, जैसे निवेदिता ने कहा कि ये जो CUET है, सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम, इससे जो यूनिवर्सिटी का रोल है एडमिशन प्रोसेस में, वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। इसके टीचर का जो रोल होता है, और वो एक इनपुट होता है हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, कि हम एडमिशन्स टीचिंग लर्निंग में तो होना ही चाहिए, फिर सिलेबस बनाने में, एग्जामिनेशन करने में, रिसर्च करने में, ये सब टीचर्स का रोल है। तो एक ये वाला रोल तो हमसे पूरी तरह से छीन लिया गया है। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे जो एग्ज़ाम सेंट्रलाइज्ड किया जा रहा है, वो उसी के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में। तो स्कूल का रोल भी ख़त्म कर दिया, दोनों तरफ से रोल ख़त्म किया है। यानी कि बच्चों को स्कूल में 12वीं में, 11वीं में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि वो मार्क्स काउंट नहीं करेंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए कोटा जाएं, कोटा जाएं, या जहाँ भी फिर बेचारे बच्चे अपने, किस तरह से उनके ऊपर तनाव, स्ट्रेस है कि इतने खुदकुशी हो रहे हैं। तो इसमें स्कूल का जो स्लो लर्निंग होती है स्कूल में, है ना, गुड बैड इंडिफरेंट, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ होती है, तो उसका कोई रोल नहीं है। तो जहाँ लिखना पढ़ना, रीजनिंग सीखते हैं स्टूडेंट्स, वो सारा ख़त्म करके ये मल्टीपल चॉइस, जिसमें गेस वर्क भी चल सकता है, और दूसरा है कि लीकेजेस भी होते हैं, ये तो सबको अब मालूम हो गया है। तो एक करप्ट सिस्टम के में प्राइवेट बॉडी को अपने हैंड ओवर कर दिया पूरा,
बिकॉज ये अकाउंटेबल नहीं है, इट इज़ नॉट अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, दिस एनटीए। साथ में आप जो स्टूडेंट्स जिनके पास पैसा है वो कोचिंग में जा सकते हैं, तो कोचिंग माफिया जो है पूरी तरह से उसका ग्रिप है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। जिसके पास पैसा नहीं है वो ना तो कंप्यूटर लिटरेसी हासिल कर सकता है, ना वो कोचिंग फॉर द CUET हासिल कर सकता है, तो वो पहले ही पीछे निकल जाता है, वो फिल्टर आउट हो जाता है। और जो कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है ज़्यादातर स्कूल्स में, हमारे जो गरीब जो सरकारी स्कूल हैं, आपको हर जगह कंप्यूटर लिटरेसी नहीं मिलती है। तो 45% ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स का ये सब तथ्य हैं उसी स्टेज पे आ जाता है जब आप जाते हैं सेंटर में, देखते हैं कि कंप्यूटर्स हैं, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप वहीं से चले जाते हैं। जितने लोगों ने अप्लाई किया उसमें से भी आप देखेंगे कि अबाउट 50% ड्रॉप आउट उसी स्टेज पे हो जाते हैं। विमेन स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा इसमें ड्रॉप हुआ है। हमने अपनी यूनिवर्सिटी में देखा, कोई स्टडी नहीं किया गया है, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि 33% ड्रॉप था विमेन स्टूडेंट्स का सारे सब्जेक्ट्स में। एडमिशन्स डिले हो जाते हैं, 6 महीने निकल जाते हैं, रिजल्ट ही नहीं आया है। हम बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, इंतज़ार कर रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। पर महिला क्यों ज़्यादा मतलब जो गरीब स्टूडेंट है वो ज़्यादा प्रभावित है, वो मैं समझ हमेशा रहा महिलाओं पे ज़्यादा असर होता है। मतलब इसका ये लॉजिकल आंसर ये है कि परिवार जो हैं वो अपनी बेटियों के ऊपर कम खर्च करते हैं कोचिंग वगैरह में ना। जैसे कि अगर आपको तय करना है कि बेटे को भेजेंगे कि बेटी को, तो आप वो पैसा बेटे के लिए बचा के रखते हैं और ये सोचते हैं कि बेटियां तो वैसे ही पढ़ लेती हैं, वो हार्ड वर्किंग हैं वगैरह वगैरह। तो किसी वजह से इस महिला इनपुट पे इस पे काफ़ी असर पड़ा है। दूसरा ये है कि डाइवर्सिटी पे तो ड्रामेटिक इफेक्ट है। देखिए, आप अगर जैसे इंस्टीट्यूशन में जाते हैं हायर एजुकेशन में, जो मैंने शुरू में कहा था कि आप फियर ऑफ द अननोन को आप ओवरकम करते हैं, और फियर ऑफ द अननोन को ओवरकम करेंगे तो आप हेट्रेड ऑफ द अननोन, मतलब कि नफ़रत जो है अननोन के लिए, उसको भी आप ओवरकम करना सीखते हैं। तो वो एक तो होता है क्लासरूम के थ्रू, क्लासरूम में, हाँ, क्लासरूम में सब तरह के लोग होते हैं, लेकिन क्लासरूम के अलावा भी आपका जो कम्युनिटी एक इंटरेक्शन होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आप हॉस्टल में साथ रह रहे हैं वगैरह वगैरह, आपका ज़्यादातर टाइम क्लासरूम के बाहर भी बीतता है। तो क्लासरूम के थ्रू, कोर्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू तो आप दूसरे कल्चर्स के बारे में सीखते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। और हिंदुस्तान तो एक जैसे कि क्रूसिबल है डाइवर्सिटी का, तो आपको ये ऑटोमेटिकली मिल जाता है कि आप देश के कोने कोने से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अलग ज़बान बोलते हैं, कोई तमिल अलग होगा, कोई अरुणाचली होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं या नहीं करते हैं। मतलब वो डाइवर्सिटी ख़ास तौर से हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में होता है। तो वो जो था वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था, हमारा मतलब USP था यूनिवर्सिटी का। अभी वो क्यों बचा? CUET के बाद ड्रामेटिक चेंज आया है। पहले ही बैच पे हमने देखा कि मेरी क्लास में जो नॉन क्रिश्चियन स्टूडेंट थे वो सारे 3 स्टेट्स थे से सिर्फ, यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान। क्यों? हो सकता है कोचिंग वहाँ स्ट्रॉन्ग हो या जो भी है। बाकी स्टेट से एक भी बंगाली नहीं, एक भी साउथ इंडियन नहीं, एक भी नॉर्थ ईस्टर्न का, एक भी उड़िया, कोई नहीं, ज़ीरो। जो एकदम मतलब ड्रामेटिकली फ़र्क था जो पहले होता था उससे। जब क्रिश्चियन स्टूडेंट्स आए, हमारे यहाँ 50% रिजर्वेशन क्रिश्चियंस के लिए, तो हमने सोचा चलिए अब डाइवर्सिटी आएगी। तो मैंने फिर पूछा कि आप लोग, मैं ये भी पूछती हूँ कि क्या मैं थोड़ा हिंदी में पढ़ा सकती हूँ। यूजुअली क्या होता है कि साउथ इंडियंस कहते हैं नहीं मैम हमें नहीं समझ आएगा। धीरे धीरे मैं बाय द टाइम दे रीच सेकेंड ईयर मैं थोड़ा हिंदी मैं शुरू कर देती हूँ। उस बार सारे स्टूडेंट्स ने कहा नहीं हम हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। मैंने कहा ये कैसे हो गया? क्योंकि वो साउथ इंडियन तो थे लेकिन माइग्रेंट्स दे वर सेटल्ड इन नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में रह रहे थे कई पीढ़ियों से। तो आप देखिए कि जो CUET क्योंकि वो CBSE पे बेस्ड था और स्टेट बोर्ड्स के सिलेबस पे बेस्ड नहीं था, स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स वाइप आउट हो गए उसमें, और इसलिए एक डाइवर्सिटी ने बहुत बड़ा हिट लिया है। मेरे फ्रेंड्स जो JNU में, उन्होंने भी बताया कि वहाँ भी डाइवर्सिटी पे ज़बरदस्त असर हुआ है इस CUET का। तो एक तो 2-3 चीज़ें हैं। कैलेंडर क्योंकि उल्टा पुल्टा हो गया, 6 महीने बाद अगर बच्चे आ रहे हैं फर्स्ट ईयर के, तो सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का इंटरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तब फर्स्ट ईयर की क्लासेस हो रही हैं, बैठने की भी जगह नहीं है हमारे पास क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए जगह चाहिए, फिर लोगों को ज़बरदस्ती ऑनलाइन क्लासेस लेने पड़ते हैं। तो किसी न किसी तरीके से हमें एक ढकेला जा रहा है, एक तो स्टूडेंट्स एक दूसरे से उनकी मुलाकात ना हो, वो कम्युनिटी लाइफ ख़त्म हो जाए, जिससे बहुत कुछ स्टूडेंट सीखता है। तो एक एक करके जो सारे एकेडमिक जो लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं उनको
कई तरह से ख़त्म किया जा रहा है। तो ये तो सिर्फ CUET के बारे में था, फिर आप और सवाल नहीं, दूसरा मैं पूछ रहे एक थे। इसके साथ मैं एक बात जोड़ूंगी कि जो नंदिता कह रही है, जो मैंने भी कहा था कि कम्युनिटी ना बने यूनिवर्सिटियों में, तो ये जो NTA के लीक के बाद रिज़ल्ट निकालने में देरी, ये सब हम इनएफिशिएंसी मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि उनसे हुआ नहीं, ये इतना बड़ा लेकिन काम एक है। मकसद भी है उसके हाँ, पीछे। लेकिन मुझे अब आई थिंक हम सबको लगता है कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जानबूझ के इन्होंने किया ताकि स्टूडेंट्स एक दूसरे से ना मिले, कम्युनिटी ना हो, ये सब। अब कम्युनिटी नहीं बनाने के लिए एक और तरीका है इनका, और ये अब वो बहुत पुश कर रहे हैं। UGC ने कहा है कि 40% कोर्स अब अनिवार्य रूप से ऑनलाइन होने हाँ, चाहिए, बिल्कुल। अनिवार्य रूप से। तो इसका क्या मतलब है? नहीं, हाँ, और ऑनलाइन कोर्स का क्या, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि हम लेक्चर दें, मतलब पता नहीं किन किन को लेक्चर देने के लिए इजाज़त होगी। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम सब लेक्चर दे पाएंगे, लेकिन जो लेक्चर देते हैं वो रिकॉर्ड करके वहाँ होगा। और इसका क्या मतलब है? कोई सवाल जवाब नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, स्टूडेंट्स करेंगे और किसी तरह से कुछ तरह का असेसमेंट होगा, हमें नहीं पता क्या असेसमेंट है। और इसका मतलब क्या है? 40% अनिवार्य क्यों कर रहे हैं? इसका एक दूसरा भी असर है कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट कम कर सकते हैं। आपको इतने टीचर्स की ज़रूरत ही नहीं। उतनी ज़्यादा, जैसे अब सेल्फ चेकआउट होता है, हमने देखा है सेल्फ चेकआउट, एयरपोर्ट्स में देखा है सेल्फ चेकआउट, मतलब आप चेक इन सेल्फ, और शॉप्स में देखते हैं सेल्फ चेकआउट, पूरे ब्रिटेन, US वगैरह में अब सेल्फ चेकआउट है। मतलब कोई इंसान आपको नहीं मिलेंगे, आप जाएंगे, चीज़ें उठाएंगे, मशीन में चेकआउट करेंगे। उसी तरह का रूप शिक्षा भी लेगा कि आप सेल्फ चेकआउट करेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ेंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ होगा, पता नहीं कौन एग्जामिन करेगा, क्या होगा। तो आपको एक तरफा ज्ञान दिया जाएगा, जो भी वो ज्ञान है, और आप कोई भी सवाल नहीं कर पाएंगे। और आप अपने कमरे में बैठ के या जहाँ जहाँ अपने लैपटॉप पे हाँ, आप ऑनलाइन कोर्स करेंगे, कोई मतलब आपके आसपास कोई नहीं होगा, आप खुद अकेले। कितने लोगों के पास कंप्यूटर हैं, तो वो पूरी जो डाइवर्सिटी की बात नंदिता कर रही थी, उस पर भी असर पड़ता है। तो इतनी खतरनाक चीज़ है और ये ऑनलाइन कोर्सेस। शिक्षा की जो पूरी प्रक्रिया में, मैं बहुत दशक हो गए हैं कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में क्लासरूम में क्या हुआ था कुछ याद नहीं है मुझे। क्लासरूम के बाहर मेरी पूरी शिक्षा क्लासरूम के बाहर ही हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी को मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे निवेदिता ने कहा, ये लोग 3 रेगुलेशन लाए। NEP के पहले ही आ गए थे वो, लेकिन वो NEP का हिस्सा माना जाता है। एक का नाम है ABC रेगुलेशन, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हाँ, हर स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, उसको एक बैंक अकाउंट, वर्चुअल बैंक अकाउंट दिया जाता है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जहाँ पे वो अपने क्रेडिट्स पार्क करता है, मतलब डिपॉजिट होते हैं, और क्रेडिट वो कहीं से भी ले सकता है। पेरेंट यूनिवर्सिटी से उसको सिर्फ 50%, नॉट इवन 60, 50% क्रेडिट लेने की मतलब ज़रूरत है। बाकी वो इधर उधर से, यहाँ बैठे बैठे कैलकाटा यूनिवर्सिटी कोई ऑफ़र कर रही है, UGC के पोर्टल पे कुछ एक स्वयं नाम का पोर्टल होगा, जिसमें वो MOOCs, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो पूरे इंटरनेशनली डिस्क्रेडिट हो चुका है कि टीचिंग लर्निंग ना के बराबर होती है उसे, वो यहाँ पे सारा पुश किया जा रहा है। आप MOOCs, टीचर्स को प्रमोशन में कहते हैं MOOCs बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, तब आपका प्रमोशन होगा, मतलब हर जगह MOOCs को पुश कर रहे हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, वीडियो कोर्सेज। हमने जो एक्सपीरियंस किया था कोविड में, जब ज़बरदस्ती हमारे ऊपर ये लादा गया, वो मजबूरी थी लॉकडाउन की वजह से, टीचिंग लर्निंग टुक अ नोज डाइव। स्टूडेंट्स खास तौर से, क्योंकि एग्जामिनेशंस मॉनिटर्ड नहीं होते हैं, स्टूडेंट्स रट मतलब कॉपी कर करके सारे एग्जाम्स उनके हुए। जब वो वापस ऑफलाइन क्लासेस में आए तो हमने देखा कि 75% क्लास का जो था, उनको कुछ भी नहीं आता था, मतलब A भी नहीं था उनका, A to Z तो छोड़ो। तो वो जनरेशन पूरा बर्बाद हो गया एकेडमिकली। 7-8 स्टूडेंट्स थे जिनके पास डिवाइसेस थे, और जो सीरियस थे, तो इस सब के बावजूद उन्होंने कुछ सीख लिया, लेकिन बाय एंड लार्ज पूरी जनरेशन ख़राब हो गए। तो उस चीज़ को आप इंस्टीट्यूशनलाइज करके उस अंधेरी गली में, कुएं में हम लोग को फेंकना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पैसा बचाना है, आप फंडिंग नहीं देना चाहते हैं,
2005 से, आज की बात नहीं, 2005 से इंडियन सरकार ने ऑफर कर दिया था हायर एजुकेशन एज अ कमर्शियल ट्रेडेबल सर्विस अंडर गैट्स। उसके बाद से एक एक करके ये चीज़ें आ रही हैं, और क्योंकि रेजिस्टेंस मजबूत था, हमने एक एक चीज़ को लड़के वापस कराया। अब रेजिस्टेंस ख़त्म कर दिया गया है। तो एक तो ये जो CUET के ये सॉरी ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, इसकी वजह से आप और भी तरीके, जब 2.5 साल और 1.5 साल वगैरह बात है ना, जैसे एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम अभी आया है, एक रेगुलेशन अभी आया है, एक्सेलरेटेड डिग्री प्रोग्राम। उसमें टाइम टेबल में तो नहीं हो पाएगा ना, हम लोग टाइम टेबल बना ही नहीं पा रहे हैं जिस तरह से हो रहा है। उसमें आप ऑनलाइन कोर्सेज करेंगे, अगर 2.5 साल में करना चाहते हैं तो एवरीथिंग इज पुशिंग यू इन दी ऑनलाइन डायरेक्शन। अब ऑनलाइन, ऑनलाइन का हाँ, सॉरी, ऑनलाइन का एक और पैमाना है जिसके बारे में हमें बात करना ज़रूरी है कि ये जो कोर्सेस बनाएंगे, जैसे मैंने कहा, हम सबको शायद इजाज़त ना हो, हर टीचर को शायद इजाज़त ना हो, लेकिन कोर्सेस बनाएंगे एडटेक कंपनीज भी। ये एक नए प्लेयर हैं शिक्षा के फील्ड में। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होते थे, मैं कहूँगी क्योंकि अब लग रहा है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को पूरी तरह से वो ख़त्म कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक और चीज़ है। एडटेक कंपनीज यूनिवर्सिटी ही नहीं है, वो कंपनीज हैं जिसमें वो लोगों को हायर करते हैं जो कि कोर्स बनाएंगे। तो आप किसी एडटेक कंपनी के, अब वो कोर्स किसी यूनिवर्सिटी को पास कराना हो तो किस तरह का करप्शन हो सकता है, किस तरह के नेक्सेस हो सकते हैं। तो ये एडटेक कंपनी से एक नए प्लेयर हैं। ऑनलाइन कोर्सेज का ये एक भी पैमाना है। और हर चीज़ ऑनलाइन जो आप करते हैं, आपको आधार लिंक करना होता है, जो कि हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टस्वामी जजमेंट के चलते कहा है प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये सब कहने के बावजूद हर जगह अब आधार लिंकिंग मैंडेटरी हो गया है। हमारे सारे स्टूडेंट्स जब सेमेस्टर दर सेमेस्टर रजिस्टर करते हैं, उनको आधार लिंक करना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है उनको रजिस्टर करने के लिए उनको। तो इसको कहते हैं हम डेटा माइनिंग। ये डेटा कैपिटलिज्म का एक भाग है। जी। और ये एजुकेशन किस तरह से इस्तेमाल होगा आगे चल के, ये हाँ, और डेटा माइनिंग मतलब कंपनीज डेटा को एक तो सर्वेलेंस और प्रिवेसी की बात है, लेकिन डेटा माइनिंग का मतलब है कि इस डेटा से वो इनकम जनरेट करते हैं। आपके नंबर इधर उधर दे के, आपके डिटेल्स इधर उधर दे के, एडवर्टाइजिंग में आपको किस तरह एडवर्टाइजिंग एंड साइबर क्राइम आल्सो, एंड ऑफ कोर्स साइबर क्राइम और उस तरह का। सो एक है सर्वेलेंस, लीकेज, क्राइम, और दूसरा है जस्ट सीधे डेटा माइनिंग, जिसकी हमारी डेटा से वो पैसे बनाते हैं बेच के। तो ये भी ऑनलाइन एजुकेशन का एक, इसीलिए वो अनिवार्य बना रहे हैं। मतलब उनको उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स दोनों इससे मीट हो जाते हैं। Prime Minister said on the 1st of May 2020, while we were all struggling with COVID, तो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, और नई शिक्षा नीति की आत्मा ऑनलाइन एजुकेशन है। एक हफ्ते बाद ये सारे जो बिजनेस जर्नल्स हैं उसमें ये आया कि सोएन सुंदर पिचाई एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये लोग इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन बिजनेस में। दिस इज़ अ ह्यूज सोर्स ऑफ प्रॉफिट। You see, this whole online thing, आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट चलाने के लिए हर स्टूडेंट को एक फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस मतलब इट जस्ट एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। एवरीथिंग इज एडिंग टू द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, पुशिंग आउट पीपल हु विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट। दूसरा ये है कि आई मीन अपार्ट फ्रॉम दिस ऑनलाइन थिंग, कि आपने क्लियरली कहा है कि आप पैसा नहीं देंगे, सरकार पैसा नहीं देगी। NEP 2020 में सेक्शन 19 है, the one that came out in July 2020, सेक्शन 19 में साफ लिखा है कि आपको हम ग्रेडेड ऑटोनॉमी देंगे, और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने उसको अप्रूव कर दिया अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। ग्रेडेड ऑटोनॉमी का मतलब है घूम फिर के कि आप सेल्फ फाइनेंसिंग होंगे, वही उसका क्रक्स है। आपको सारी ऑटोनॉमी होगी, एक इंस्टीट्यूशन, HEI कहते हैं इसको, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सारी चीज़ें खुद ही संभालेगा, यानी कि क्या कोर्सेज पढ़ाएगा, स्टूडेंट्स की फ़ीस क्या होगी, कैसे रिक्रूटमेंट होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह। और साथ में आपको एज अ गिफ्ट दिया जा रहा है कि आप अपने रिसोर्सेज खुद जनरेट करेंगे, कितनी भी फीस करके। और सरकार से उम्मीद मत रखिए, लिखा है सरकार एक नया पैसा नहीं देगी। अगर आप कोई एडिशनल कोर्सेज शुरू करना चाहते हैं या कोई एडिशनल इंसेंटिव टीचर्स को देना चाहते हैं बेसिक सैलरी के अलावा, तो ये ब्लैक एंड वाइट में उधर लिखा हुआ है।
और ये उसका सार है पूरा। तो उच्च शिक्षा का निजीकरण निजीकरण। मेरे ख्याल में बहुत साफ है। तो बहुत सारी चीज़ें बात करनी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्योंकि उच्च शिक्षा में जो निजी बहुत बड़े यूनिवर्सिटीज़ आ रहे हैं, और जब सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ की लिस्टिंग में उनका नाम आता है, मुझे चिंता होती है कि इसका ये मतलब है कि एक तरह का रिजर्वेशन अब हो गया है कुछ शिक्षा में उन लोगों का जो बहुत सारा पैसा कर सकते हैं, सिर्फ उनके लिए ये इंस्टीट्यूशंस हैं। तो इनका अनुभव क्या है? मतलब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत बड़े कैंपसेस हैं, बहुत एक तरह से दुनिया भर से बहुत जाने माने प्रोफेसर्स को ला सकते हैं, उनकी भूमिका हिंदुस्तानी नौजवान के भविष्य में क्या आप देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं इस मतलब निजी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि मैंने ना वहाँ पढ़ा है, कभी-कभी लेक्चर देने जाती हूँ बस। तो उसके अनुभव हम सिर्फ अखबारों से और समाचार से हमें पता लगता है। निजी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके भी एटलीस्ट 2 दर्जे हैं। एक है जिस तरह के आपने कहा कि बहुत जाने-माने प्रोफ़ेसर जो कि हमारे एकेडमिक कोलीग्स भी हैं, और अशोका जिंदल वगैरह। हाँ, उस और एक अनदर लेवल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल दुकान है। जहाँ यंग फैकल्टी मेंबर्स को भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, स्टूडेंट्स पैसे देते हैं, बिल्कुल दुकान चलाते हैं, उसमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो 2 दर्जे के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के होने का ये मतलब है कि जिनके पास रिसोर्सेज हैं उनको, अब मैं ऊपर के दर्जे के यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब है कि जिनके पास पैसे हैं वो सबसे बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, और वो सब इसके बाद सीधे बाहर जाएंगे। उनको यहाँ, वो स्टूडेंट्स यहाँ रहने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन टाइप है जिसमें वो बाहर जाएंगे। अब आजकल बाहर का हाल देख के पता नहीं कितना बाहर जा पाएंगे, अमेरिका में ट्रंप जो कर रहा है और बाकी सब, लेकिन अब बाहर जाने का एम तो अब भी है स्टूडेंट्स को। तो मुझे लगता है कि क्या होगा, जैसे स्कूलिंग में हुआ यहाँ, क्योंकि स्कूलिंग में प्राइवेट स्कूल्स भेजते हैं लोग, अब मिडिल मध्यम वर्गीय लोग प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। फिर जब वो यूनिवर्सिटी में आते हैं तब एक तरह का इक्वलाइजेशन हुआ करता था कि सरकारी स्कूल से और प्राइवेट स्कूल से आते थे स्टूडेंट्स, और फिर वो मिक्स अप हो जाते थे। लेकिन अब वो नहीं है, जैसे नंदिता ने बताया। सतीश ने एक आर्टिकल लिखा था कम हो गया है। रिपोर्ट का कि हमारे जो बहुत ही असमान समाज है, हायर एजुकेशन ऑलमोस्ट अकेला एक रास्ता है हाँ। जिसमें हाँ, थोड़ा इक्वलाइज करने का मौका मिलता है। अकेला एक रास्ता था। हाँ, नहीं ये बहुत ही दुखदाई तो पहलू अब है। ये नहीं, अब होने उसको वाला, और बढ़ाएगा। हाँ, अब उस ये जो असमानता है को और अब बढ़ाएगा। यूनिवर्सिटीज़ के लेवल, हायर उच्च शिक्षा के स्तर पर भी ये डिफरेंस आएगा कि जो पेरेंट्स स्टूडेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेजते थे, हमारे जैसे लोग, वो अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भेजेंगे। तो सरकारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर कोई भी, जैसे नंदिता ने बताया, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब JNU में हमने देखा कि सिक्योरिटी पे कई गुना ज़्यादा बजट खर्चा, मतलब बजट बढ़ गया, जबकि लाइब्रेरीज़ के लाइब्रेरी के काटे गए। तो क्योंकि सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे सारे यूनिवर्सिटी एक तरह से ऑक्यूपाइड टेरिटरी टाइप के हो गए हैं। आप गेट से अंदर नहीं जा सकते, वहाँ सिक्योरिटी होंगे, हर जगह पे सिक्योरिटी होगा, हर जगह आइडेंटिटी कार्ड। किससे किससे डर डरें आप? हम पूछें, सत्ता से पूछें, आप किससे डरें? आप सिर्फ महज ये सोच फैसिज्म का एक बहुत बहुत ही, इम्पोर्टेंट But I wanted- प्रतीकात्मक तौर पे भी कि आप हर जगह यूनिफॉर्म एक डर का माहौल रहना चाहिए। बिग ब्रदर्स और जो सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे थे, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हाँ। ऐसा ही होगा, और हमारा भी अनुभव ऐसा था JNU में कि सिक्योरिटी गार्ड हमारे कुलीग थे, हम उनको जानते थे, उनके बच्चों के नाम जानते थे, वो हमें पहचानते थे, हम स्टूडेंट्स को पहचानते थे। किसी को किसी मदद की ज़रूरत पड़ती तो टीचर कलेक्शन करके देते थे। अब वो नहीं है। अब वो जो आते हैं, और ये भी एक नया तरीका है हाँ, सिक्योरिटी, contract क्योंकि पे एक्स आर्मी के अच्छा। लोग हैं, और उनको ट्रेनिंग ये दिया जाता है कि आप ना मुस्कुराए,
मिले जुले कोई रिश्ता ना कोई बने। रिश्ता ना Exactly. बनाए, मिले जुले ना। तो जब हम अंदर आते हैं गेट के, एक ज़माने में हेलो हाय होता था। हाँ। अब कितनी भी बार मैं अंदर जाऊं, मैं वहाँ की फैकल्टी हूँ, और ये है कि वो बदलते भी रहते हैं। हर बार मुझे बताना होता है, अगर मैं अपनी गाड़ी में ना आऊँ जिसमें स्टिकर है, अगर मैं टैक्सी में जाऊँ तो हर बार मैं एक अजनबी की तरह अपनी Exactly. यूनिवर्सिटी एंटर हाँ। करती हूँ। हर जगह हो तो गया ये भी एक और ये हैदराबाद यूनिवर्सिटी का भी हाल है, कॉलेजों का ये भी हाल है, हर जगह। ये किया जा रहा है जानबूझ के। एक और पॉइंट था निजीकरण को लेके, जो आप अभी कह रहे थे कि एक और इंस्टीट्यूशन नया है, HEFA, हायर एजुकेशन हाँ, मैं उसी पे आना चाह रही थी। ए क्या है? एजेंसी। एजेंसी। एजेंसी अथॉरिटी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी। Authority. अब UGC को देखिए, उसमें ग्रांट शब्द है, हाँ, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ को पैसे देते थे जो कि टैक्स से, और मध्यम वर्ग ही टैक्स नहीं देते। ये बार बार शायद कहना पड़ेगा कि टैक्स हर रिक्शा वाला देता है, हर ठेले वाला देता है। लोग ऐसे बात करते हैं जैसे मैंने टैक्स हाँ, दिया और indirect taxation मैंने is- खड़ा किया। हाँ, more than हाँ, ज़्यादा इनडायरेक्ट हाँ, टैक्स। ज़्यादा indirect। तो ये अब ग्रांट से बदल के HEFA जो है वो भी सरकारी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अलग तरीके से सेटअप किया गया है। वो अब लोन देगा यूनिवर्सिटीज़ को, और JNU ने ऐसा लोन लिया है। अब लोन लेते हैं तो सूद होगा, और लोन लेते हैं तो लोन को वापस देना पड़ता है। कैसे वापस देंगे? जैसे Students की नंदिता ने फीस कहा, बढ़ा के। अपने रिसोर्सेज जनरेट और करके। एक और चीज़ आ रही है, प्रमोशन वाली बात बताएं भैया कि अभी रेगुलेशन आया है UGC का ड्राफ्ट रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट प्रमोशन वगैरह को लेके, और उसमें जो हमेशा पे रिवीजन के साथ आता था, पे रिवीजन का तो कुछ भी नामो निशान नहीं है इस बार, बट ये रेगुलेशन आ गया है। उसमें क्रक्स ऑफ द होल मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लमेटिक है, वो मैं बाद में आऊँगी। वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन होगा, ये सब। लेकिन क्रक्स ये है कि अगर आपको कोई भी प्रमोशन चाहिए, अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में, एक 9 एरियाज हैं जिनमें आपको 9 में से 4 में नोटेबल कंट्रीब्यूशन करना है। ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड विद जनरेटिंग फंड्स फॉर द यूनिवर्सिटी। आप स्टार्टअप कर रहे हैं कि नहीं, आप फंड्स जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, आप कितनी लैब सेटअप कर रहे हैं, मतलब वगैरह वगैरह, प्लस इंडियन नॉलेज सिस्टम में आपने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। दैट इज द यूफेमिज्म फॉर हिंदुत्व को कितना आपने आगे बढ़ाया, क्योंकि इसमें one religion to the exclusion of all other, and not just the religion, the most let us say the pseudo-scientific aspects of that religion, the most superstitious aspects of that religion, Of that culture, I of will that culture. जी, All right, let's not call even it the culture, religion, but yes. they call it Hindutva. I mean, they call it Indian knowledge, to the exclusion of everything else. तो वो उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए अगर आपने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, और तय कौन करेगा कि आपने कंट्रीब्यूट किया, हर इसमें रेगुलेशन में नहीं डाला है, वो गाइडलाइन में डाल दिया है कि इंस्टीट्यूशन तय कर लेगा, वो तय करेगा डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मनी दे वांट यू टू जनरेट। तो अगर आपने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो आपको प्रमोशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और सिलेक्शन कमेटी तय करेगी, इसको क्वांटिफाई किया जाएगा। UGC चेयरपर्सन ने कहा कि ये क्वांटिफाई होना चाहिए, होगा। तो it is very dangerous. Selection committees will say he has contributed, she has not contributed. So there will be complete arbitrariness in this whole thing. This is really the heart and soul of this draft regulation, तो ये which has just come. प्रमोशन का तो है ही, हाँ। सिलेक्शन ऑफ टीचर्स में, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स में क्या बदलाव आया है इन 10 सालों में, उसके क्या परिणाम? बहुत बदलाव आए हैं। एक वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना अनुभव है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में भी सिलेक्शन कमेटी में जैसे सेंटर का चेयरपर्सन बैठता था, वो कई सिलेक्शन कमेटीज़ में सेंटर का चेयरपर्सन नहीं है, सेंटर का कोई नहीं है। इसका क्या मतलब है कि जिसका स्पेशलाइजेशन है, जिस सेंटर में रिक्रूट होना है, उस सेंटर का कोई नहीं बैठा है वहाँ। दूसरी बात ये कि सिलेक्शन कमेटी के लिए पैनल बनाए जाते थे, उसका एक पूरा तरीका था जिसमें कि सेंटर नाम बेचते थे, और फिर वो मतलब सेंटर की हर फैकल्टी मेंबर 5-5 नाम, वो तो लंबे पहले ही एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में जो प्रोफेसर जगदेश कुमार जो VC बन के आए, पहले ही एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में उन्होंने कहा, उन्होंने पास भी किया, मतलब कहा और पास भी किया कि VC नाम डाल सकता है, तो VC को ट्रस्ट करना चाहिए, VC नाम डालेंगे। तो सिलेक्शन कमेटी में अजीबोगरीब यूनिवर्सिटियों से लोग आते हैं जिनका किसी ने नाम ही नहीं सुना है। नहीं सुना होगा, और वही लोग आते हैं तरह तरह के सेंटर में। और एक अच्छा सा फ्रेज निकल के आया है मतलब उनको उस डिसिप्लिन, मतलब वो जो विषय है
उससे उनका नहीं, संबंध जरूरी नहीं है, हो सकता है हो सकता है, लेकिन कोई जाने माने नाम नहीं है। हाँ, और हो सकता है हो सकता है ना हो, हमें पता भी नहीं चलता है सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठता है, कैसे सिलेक्शन होते हैं। लेकिन कोइंसिडेंस से जो नए रिक्रूट हैं, जिनको रेजीम रिक्रूट का नाम दिया गया है, उनमें और फेयर तरीके से सिलेक्ट किए हुए फैकल्टी में मतलब बहुत साफ नज़र, मतलब जो फ़र्क है उनमें वो बहुत साफ निकल के आता है, क्योंकि वो आते ही वो इस तरह के काम शुरू करते हैं। ICSSR से ग्रांट लेके आते हैं, उनको बड़े बड़े ग्रांट मिलते हैं, चीज़ें उनका अपना सो कॉल्ड रिसर्च चलाने के लिए वो इमीडिएटली वो बन जाते हैं, मतलब आते ही रिक्रूट होते ही उनको डीन तो नहीं, बहुत सीनियर है, लेकिन हॉस्टल वार्डन ये सब उनको ये चीज़ें कमेटी बना जाता, हर कमेटी में यही लोग हैं। तो 50% लोग जब रेजीम रिक्रूट हैं तो जाहिर है कि बहुत ही जल्दी आपने जो नाज़ी जर्मनी की बात की कि वो इंस्टीट्यूशन स्रोत बनेंगे इस तरह, वही इंस्टीट्यूशन बन जाते हैं। वही बन जाते हैं। और फिर मतलब वो एट द मोमेंट वो रिसीविंग एंड पे हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो स्रोत बन जाएंगे, दे विल बिकम द सोर्सेस ऑफ हिंदुत्व एंड न्यू लिबरल कैपिटलिज्म। वो and नाजी जर्मनी में वो हुआ था, they were the centers of promoting Nazi ideology. in Delhi University, I mean, some things are common. The changes had started earlier, but it became formalized. ये formalize हो गया था 2018 में जब नया रेगुलेशन आया। 2016 में पे रिविजन हुआ था, फिर उसके बाद रेगुलेशंस आते हैं। तो नए रेगुलेशन में इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज किया, सिलेक्शन कमेटी को 100% वेटेज दे दिया। उसके पहले आपका जो पेपर क्वालिफिकेशन है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें भी देखी जाती थी। 80% बाकी चीज़ें थी और 20% इंटरव्यू को दिया जाता था। अब 100% इंटरव्यू को कर दिया 2018 में। तब से ही हमें पता चल गया कि इनकी नीयत क्या है। 100%, हाँ। तो आपको कोई किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वो उसकी शक्ल पसंद आई, इसकी पसंद नहीं है, मैंने इसको ले लिया। स्क्रीनिंग होती है, लेकिन स्क्रीनिंग का जो पॉइंट्स बनाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है, वो फिर काउंट नहीं करता है इंटरव्यू में। तो आपको 90 अगर मिला है स्क्रीनिंग में, आपको बाहर कर सकते हैं, और अब जिसको 40 मिला है या 45 मिला है, उसको आप अंदर कर सकते हैं। और ज़्यादातर ऐसा हुआ, ऐसे लोग जिनका एक दिन का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेश में था, कोई रिसर्च नहीं था, और जिनका बैकग्राउंड था कि वो एसोसिएटेड थे ABVP उनके स्टूडेंट विंग से या RSS की कोई और ऑर्गेनाइजेशन से उनका कोई योगदान रहा है, तो वो लोग आगे आए। और इस तरह से हमारे जो अभी रिक्रूटमेंट हुए, जिसमें पिछली रजीम की भी गलती थी, उन्होंने रिक्रूटमेंट किया ही नहीं, क्योंकि न्यू लिबरल भी पॉलिसीज़ ये थी जो वो फॉलो कर रहे थे कि आपको इतनी टीचर्स की ज़रूरत नहीं है। तो इस सरकार ने उसी चीज़ को आगे भी बढ़ाया और साथ साथ अपने कार्डर्स को बहुत बड़े पैमाने पर रिक्रूट किया। पूरे डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी IP कॉलेज का बाहर कर दिया गया, मैथमेटिक्स के पूरे डिपार्टमेंट बाहर कर दिए गए, फिजिक्स के पूरे डिपार्टमेंट कर दिए गए बाहर। इट वाज नॉट सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में नहीं था। तो और जो लोग सारे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जो लिए हाँ, वो एडहॉक चल रहे थे, उनको सालों साल एडहॉक रखा गया, और बहुत सारे उसमें बेहतरीन टीचर्स थे। पूरी यूनिवर्सिटी की पूरी एजुकेशन संभाल रहे थे वो, डिस्पाइट बीइंग एडहॉक। तो उनको एक दिन में 2 मिनट के इंटरव्यू के बाद, जिसमें बेहुदे सवाल कई जगह पूछे गए, बाहर कर दिया। किस तरह के एक्सपर्ट्स बुलाए गए? ज़्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर्स को इंटरव्यू में, कॉलेज के इंटरव्यूज़ में नहीं बुलाया गया, जैसे कि हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता था। अजीब जगह से लोग आ रहे थे और लिस्ट लेके आ रहे थे। तो कुछ भी हो जाए इंटरव्यू में, आप लिस्ट के मुताबिक जो आपको दी गई है, इन लोगों को रिक्रूट करना है। कई लोग जो उनकी विचारधारा से जुड़े थे, उनको भी बाहर कर दिया, क्योंकि वो एकेडमिकली अच्छे थे। संस्कृत में कई जगह संस्कृत डिपार्टमेंट को बर्बाद किया। तो इस तरह की चीज़ जो हुई है कई जगह, मतलब ऐसे नहीं है कि अच्छे लोग नहीं लिए गए, कुछ अच्छे लोग स्लिप होके आ भी गए, और कई जगह प्रिंसिपल्स ने कोशिश की कि जो लोग लगे हुए हैं उनका हो जाए। लेकिन कई कॉलेजेस में पूरा का पूरा, मतलब 90% एडहॉक टीचर्स को बाहर कर दिया गया और नए लोग लिए गए, और उनकी जो क्वालिटी है,
स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है, हमारे पास पेरेंट्स का फ़ोन आता है रोते हुए कि हम अपने बच्चे को वहाँ से हटाना चाह रहे हैं। अब तो सभी लोग हटाना चाह रहे हैं क्योंकि कोर्सेज इतने खराब हैं, और इस रिक्रूटमेंट की वजह से आपने यूनियन को भी टेक ओवर कर लिया है, क्योंकि एक जो ज़रिया है रेजिस्टेंस का वो आपका यूनियन होता है। तो हमारे यूनियन या दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़े बड़े आंदोलन हमारे हुए, सड़कों पे 9,000 लोग वाइस चांसलर के ऑफिस में घुस गए जब एक बहुत गलत नीति आ रही थी 2019 में। 2016 में भी इस रजीम के होते हुए हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन 2021 में यूनियन हमारे हाथ से छिन गया, और उसका डायरेक्ट कनेक्शन था ये रिक्रूटमेंट से, और तब से कोई रेजिस्टेंस आपको यूनियन की तरफ से नहीं मिल रहा है। नहीं छिन गया क्योंकि वोटिंग के लिए उन्होंने कंस्टिट्यूएंसी ही बदल दी। ये तो जेएनयू में भी दिख रहा है, लेकिन जेएनयू में अभी तक यूनियन हमारे पास है, हमारे पास मतलब जो नॉर्मल टीचर हैं जो नॉर्मली रिक्रूट हुए। लेकिन एक्चुअली एक और बात ये है कि आप अगर कैंडिडेट से पूछेंगे कि इंटरव्यू कैसे होते हैं, इंटरव्यू को मुझे लगता है पब्लिसाइज करना, कैमरा रख के आप दिखाइए कि आप कैसे इंटरव्यू चलाते हैं, ये करना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बदतमीज़ी से लोगों से बात की जाती है, इस तरह की मतलब एक्यूजेशंस किए जाते हैं, और फिर उस मतलब जो उनके नहीं हैं। और बात ये है कि जैसे नंदिता कह रही थी, राइट विंग होना काफ़ी नहीं है, उनके अपने लोग, उन्होंने जो तय किया है, जो ख़ास इंडिविजुअल्स हैं, और अगर वो ख़ास इंडिविजुअल्स नहीं मिले तो नॉन फाउंड सूटेबल कहा जाता है। जबकि बड़े बड़े पीएचडी, बड़े बड़े अनुभव वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन अब क्योंकि इंटरव्यू का अनुभव इतना शेमफुल होता जा रहा है, इतना ह्यूमिलिएटिंग होता जा रहा है, लोग अब अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू ऐड वन थिंग निवेदिता, हमारे यूनिवर्सिटी में शेमफुली मुसलमानों को चुन चुन के बाहर किया है, और कहा गया है कि मुस्लिम है तो उसका नहीं होगा। आप 8 में से 7 लोगों का, जिन कॉलेजेस में प्रिंसिपल्स ने बहुत कोशिश की, तो 8 में से 7 लोगों का हो गया, एक अकेला जो मुस्लिम था उसको बाहर कर दिया कि मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर पाए। वही सवाल मैं पूछने वाला था, इससे डिस्क्रिमिनेशन जबरदस्त हुआ है, ज़बरदस्त, बिल्कुल। कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन तो जबरदस्त है, शेमलेस है। और क्वालिटी खुल के। ऑफ द स्कॉलर इज़ नॉट काउंटेड एट ऑल। और फिर इसके अलावा क्या हो रहा है कि पहले जब चेयरपर्सन्स मौजूद होते थे, इसीलिए अब हालांकि चेयरपर्सन के अपॉइंटमेंट में, डीन के अपॉइंटमेंट में ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, एक तरीका होता था सीनियरिटी के पे रोटेशन, वो सब नहीं होता है आजकल, वो चुन चुन के लगाते हैं। लेकिन एक पहले जब चेयरपर्सन्स बैठते थे और किसी ने नोट ऑफ डिसेंट अगर दिया कि ये जो आपने किया, ये तरीका मतलब बहुत ऑब्वियसली अनफेयर है, तो उन पे कार्रवाई चलाना, शो कॉज नोटिस लगाना, ये सब हम सब ने भुगता है, मतलब अपने आप हम भी भुगते हैं। तो इस तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन लेना जब हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है लोगों को पनिश करने की, दबाने की। हाँ, तो क्लासरूम के अंदर या ऑनलाइन वो पढ़ क्या रहे हैं, हाँ। उसमें भी क्या कुछ फर्क आया है? बिल्कुल, ये जिस साल इन्होंने सीयूईटी शुरू किया, उसी साल इन्होंने बहुत बड़े चेंजेस हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में किए, और ये भी बताया कि ऊपर से आया है तो हम मजबूर हैं करने के लिए। उसमें मोटा मोटा ये हो रहा है कि आपका जो एकेडमिक मेन सब्जेक्ट का जो कंटेंट था, पूरे का 80% कम से कम वो मेन सब्जेक्ट होता था, बाकी आप सब्सिडरी सब्जेक्ट्स वगैरह होते थे। अब 80% से इन्होंने घटा के इसको 50% कर दिया है, और वो पेपर्स जिनका कोर्स कंटेंट फिर भी मोरलेस जो पहले जैसा है, उसकी टीचिंग टाइम इन्होंने 40% घटाई है। जो कोर्स हम 5 पीरियड में पढ़ाते थे, वो 3 पीरियड में हमको पढ़ाना पड़ रहा है। कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, ना आपके प्रैक्टिकल्स हो पा रहे हैं, ना आपका थियोरी हो पा रहा है, बच्चे समझ नहीं रहे हैं कुछ, और सारा टाइम बाकी समय क्या करते हैं वो, उनको ज़बरदस्ती वैल्यू एडेड कोर्सेज और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कहीं और से बन के आ रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स वाले नहीं बना रहे। उसमें ऐसा आ रहा है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, आपका हैप्पीनेस कोर्स है, आपका योगा है, आपका वैदिक मैथमेटिक्स है, हम लोगों को ज़बरदस्ती पढ़ाने पड़ रहे हैं ये, क्योंकि ये ऊपर से आया है और ये थोपा जा रहा है हमारे ऊपर। मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं योगा पढ़ा रही हूँ,
मतलब ये इस तरह का मजाक चल रहा है, क्योंकि मुझे अपनी जॉब रिटेन करनी है, नहीं तो जॉब चली जाएंगी। हैप्पीनेस कैसे पढ़ाते हैं आप? हैप्पीनेस देखिए बहुत मुश्किल है पढ़ाना, क्योंकि आप अनहैप्पी हैं, स्टूडेंट्स अनहैप्पी हैं, और हम एक दूसरे को हैप्पीनेस अगर पढ़ा रहे हैं तो ये तो बहुत फार्सिकल है। स्टूडेंट्स इससे सबसे ज़्यादा परेशान है। वो छोड़ के यूनिवर्सिटी को दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जहाँ सिलेबस अभी फिर भी ठीक है। हर साल हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स छोड़ के, मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है हिंदू कॉलेज में, मैं उसको एडवाइस करती हूँ, तो वो छोड़ के जाना चाहता है आईएसआई में, जहाँ पे अभी भी स्टूडेंट्स टीचर्स को फ्रीडम है। माने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंडियन स्टैटिस्टिकल ये भी कहना जरूरी है। ये स्पष्ट करना जरूरी है। ऐसा या तो इस तरह से, तो ये आप स्टूडेंट्स के साथ के समय के साथ आप एक मजाक कर रहे हैं, भद्दा मजाक, जिसमें ये अनप्रोडक्टिव कोर्स, जिसमें कोई कुछ सीख नहीं रहा है, लेकिन बहुत एग्जॉस्टिंग होते हैं, थक जाते हैं स्टूडेंट्स। 5 बजे तक उनका टाइम टेबल होता है, हम एक्स्ट्रा क्लास लेके वो पूरा करने की कोशिश करें भी तो उनके टाइम टेबल में समय ही नहीं है कि हम एक्स्ट्रा क्लास ले पाएँ उनके लिए। तो ये पूरा मतलब जो एकेडमिक एक कहते हैं कि डाउनस्लाइड हुआ है, डाउनस्लाइड नहीं, बिल्कुल ही बर्बादी हो रही है। इसी वजह से मैं कह रही थी कि अब वो स्कॉलरशिप लेवल भी आप नहीं अटेन कर सकते हैं। साथ साथ अभी जो नया रेगुलेशन आया है उसमें कई ऐसी चीज़ें आई हैं। एक एडमिशन तो मैंने आपको समझाया कि कैसे वो, उससे बहुत नुकसान हुआ है। साल में 2 बार एडमिशन होंगे, अभी अभी आया ये। आप स्टूडेंट 2-2 डिग्री एक साथ कर सकता है, मतलब एक तो हो नहीं रही है ठीक से। आप बस डिग्री दे रहे हैं लोगों को, पढ़ाने लिखाने का टाइम नहीं है, आप डिग्री बांट रहे हैं सिर्फ। आप अगर बीए के बाद सीधे आप पीएचडी में जा सकते हैं, मतलब ये बिल्कुल ही मजाक हो गया है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि स्कूल के बाद ही आप पीएचडी की डिग्री पकड़ा दो। क्यों ये सारा आप मतलब एक फार्स करना चाहते हैं कि आप कॉलेज जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये क्यों ये एकेडमिक बर्बादी चाहते हैं? और कंटेंट सोशल साइंसेज में भी बहुत बदला है, मतलब मुगल काल तो हुआ ही नहीं ना। ये सब हटा रहे हैं सेक्शंस, दैट्स ट्रू। नहीं, मैं इसमें एक और ख़तरनाक ट्रेंड के बारे में बात करना चाह रही हूँ। जब नंदिता ये कह रही थी वैल्यू एडेड और स्किल डेवलपमेंट में, जैसे कुछ यूनिवर्सिटियों में एनसीसी भी एक कोर्स मतलब उस बास्केट ऑफ कोर्सेज में डाल रहा है, और एनसीसी में ये उसके कोर्स में ये बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को आर्म्स ट्रेनिंग दी जाएगी। यूनिवर्सिटी कैंपस में एनसीसी का कोर्स अगर आप चुने, ये कंपलसरी कोर्स नहीं है, बास्केट ऑफ कोर्सेज से आप चुन सकते हैं, लेकिन आपको आर्म्स ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इट्स इज़ बिकम नॉट कॉमन, लेकिन होता है ये कि कोई कॉलेज एक बहुत बड़ा सेमिनार करता है, कोई बहुत ही सेंट्रल, जैसे यूनिवर्सिटी के बाहर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर हो या ऐसी कोई जगह, कॉलेज का नाम होगा, उसमें आप देखते हैं कि टॉपिक जो भी हो, एक स्पीकर मिलिट्री यूनिफॉर्म में उनका नाम और उनका पिक्चर है। तो मिलिट्री ऑफिसर्स कैसे यूनिवर्सिटी के कोई इवेंट में बोलने आते हैं। फिर आपको याद होगा बार बार ये कि टैंक जो हैं वो कैंपस में लगाए, अभी तक नहीं लगा है मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी में नहीं लगा है अब तक। आपके जेएनयू में लगाना तो चाहते थे, लगाना चाहते थे, और वॉल ऑफ पेट्रियट्स करके जो हमारे शहीद हुए हमारे सोल्जर, तो ये जो मिलिटराइजेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी और देशभक्ति को मिलिटरिज्म के साथ जोड़ना, देशभक्ति इसमें नहीं है कि हर आंख से हर आंसू पोंछे, नहीं, जैसे गांधी जी ने कहा था, मिलिटरिज्म में है कितने लोगों को शहीद कराएंगे आप, उकसा के। आप खुद नहीं जाएंगे बॉर्डर, आप खुद नहीं जाएंगे, आप अपने टेलीविज़न स्टूडियो में बैठ के उकसाएंगे कि जाके मरो हमारे लिए। तो ये मिलिटराइजेशन ऑफ द एजुकेशनल स्पेस इज़ वेरी ट्रबलिंग। और जर्मनी में इन्होंने इसको सीखा। और जब मैं वहाँ था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट दे डिड वाज कि सोल्जर को जो अलग से वो मतलब प्रवेश देते या एयरलाइंस पे या झंडा उस वजह से फहराना, उस सब पे रोक था, क्योंकि वो मानते थे कि मिलिटराइजेशन से सचमुच देशभक्ति नहीं पैदा होती। तो बहुत लंबी बातचीत, जो जो तस्वीर सामने आ रही है बहुत, और जो हमारे दर्शक भी देखेंगे कि उच्च शिक्षा एक जगह थी जिसमें उम्मीद बहुत थी, व्यक्तिगत तौर पे लोगों को आगे बढ़ना, लेकिन देश का भी बदलाव एक अच्छी दिशा में उच्च शिक्षा के फैलाव से होगा, ऐसे हम सब का एक यकीन था। नेहरू जी के वक्त में इसलिए उन्होंने उच्च शिक्षा पे ज़्यादा जोर भी दिया। इसके पीछे
मेरे ख्याल में एक केंद्रीय सोच ये है कि शिक्षा का मकसद एक बेहतर इंसान और बेहतर नागरिक को बनाना भी है। या मैं तो केंद्र में रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 3 साल अपनी ज़िंदगी में एक फुल टाइम प्रोफेसर था, वो था मसूरी में आईएएस एकेडमी में। और वहाँ पे मैं शुरू में ही सोचने लगा कि मैं मेरे क्लासरूम में और क्लासरूम के बाहर रहने में क्या क्या मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसे पब्लिक सर्वेंट निकलें जिनमें नैतिक साहस हो, सच्चाई हो, अ, करुणा हो उनके दिल में। ये मैं चाहता था और मेरी पूरी कोशिश उसमें रही। तो आप दोनों ने उम्र भर आप शिक्षक रहे हैं, तो आपके मन में भी उस उसके जो आपके नौजवान बाहर निकलते हैं, आप क्या उनमें देखना चाहते थे और उस दिशा में क्या दिक्कतें आ जा रही हैं? मतलब प्रेजुडिस, नफरत, ये जो दौर चल रहा है, उसका किसी तरह से उच्च शिक्षा उस पे बाधा बन रही है या उसकी सहायक बन रही है आज के इस दौर में? जस्ट अ जनरल सॉर्ट ऑफ थॉट अबाउट। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये जो राजनीति है वो ग्रास रूट्स लेवल की राजनीति है। मुझे नहीं लगता है ये जो नफ़रत और ये सब जो हम देख रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस लेवल ग्रास रूट से उभर के आ रहा है। मैं क्या देख रही हूँ और हम सब क्या देख रहे हैं कि संगठन हैं, संघ परिवार, तथाकथित संघ परिवार के संगठन अलग-अलग जगहों पे है। उनको बढ़ावा हर पार्क में मिलता है, हर रोज़ सुबह वो करते हैं सपोज़िटली योगा के क्लास, लेकिन कुछ और विशाखा चल रही है बेसिकली। तो मैं जो देख रही हूँ, आम साधारण लोग इस तरह की राजनीति में नहीं फँस रहे हैं। अब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भी नहीं, अब हमारे यहाँ दो लेफ्ट ग्रुप्स में स्टूडेंट्स यूनियन में के इलेक्शन में दो लेफ्ट ग्रुप्स में क्योंकि वो डिवीज़न हो गया, इसके बावजूद 3 सेंट्रल पोस्ट लेफ्ट ग्रुप्स को ही मिले। तो और ये इसमें कोई मतलब इसमें किसी का हाथ नहीं है, कितना कर सकता है कोई? ये इसीलिए है कि नेचुरली स्टूडेंट्स जस्टिस चाहते हैं, यंग जवान लोग जो हैं जस्टिस, और वो देख सकते हैं क्या हो रहा है देश में और किस तरह क्या फ्यूचर है उनका, वो देख रहे हैं कितना भयानक है वो फ्यूचर उनके सामने। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रेजुडिस और हेट जो है वो आम लोगों में है। हम देखेंगे हर इंसिडेंट के पीछे कोई संगठन का होगा, या कोई लिंक होगा, वो खुद जाके, जैसे हमने देखा कि किसी ऐसे ही संघी संस्था के लोग जाके कुछ भड़कने वाली लोगों को भड़काने वाली चीज़, पाकिस्तानी फ्लैग उन्होंने लगाया, पाकिस्तान का झंडा का कोई इमेज लगाया, पुलिस ने पकड़ा, निकला कि वो हैं किसी हिंदुत्व संगठन के। तो क्योंकि इस राजनीति ने, इस सत्ता ने, इस रेजिम ने हर संस्था पे पूरी तरह से कब्जा किया है। इलेक्शन कमीशन का हमने देखा किस तरह बदलाव लाके उन्होंने पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल किया। इलेक्शन कमीशन से कोई भी अगर जवाबदेही मांगे या कोई तो हर चीज़ के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। नॉर्मल चीज़ वीवीपैट का वो हो, वीवीपैट का कंपैरिजन हो, वो उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है और कोर्ट भी कहता है कि नहीं। तो हर जगह कोर्ट हो, ईसी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इन सारी संस्थाओं को एक लपेट में लाके वो चला रहे हैं ये देश, और वो चला रहे हैं हर 5 साल इलेक्शन जीत के। लेकिन आम लोगों को पता भी है और वो आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं कि अच्छा मेरे गांव में ये जीता कैसे, मेरे वोट का क्या हुआ। लोगों के दिमाग में ये सब है। तो मुझे नहीं लगता कि, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में होली के दौरान जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को एक दिन नमाज करने की ज़रूरत है, एक ही दिन है, एक दिन नमाज ना करें क्योंकि होली हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितने सारे रील निकले हिंदू नाम रख के भी, मतलब हिंदुओं के अकाउंट से भी छोटे छोटे
अच्छे अच्छे से स्किट जहाँ बहुत सिंप्लिसिटी से दिखाया जा रहा है कि अरे आप अपना होली भी कीजिए, हम अपना नमाज भी करेंगे। तो साधारण लोग नहीं चाहते, बहुत हो गया उनको ये हिंदू मुस्लिम सुन के वो ऊब गए। तो मुझे अब भी उम्मीद यही है कि हम किसी न किसी तरह हम हमारे जनतंत्र को वापस ले पाएंगे। जगह जगह लोग अपना जो कर सकते हैं कर रहे हैं। कितना दबा के रखेंगे? तो मुझे दबाव से जो चलाते हैं ना सरकार, उनकी वो टूट जाता है दबाव। और यूनिवर्सिटी भी पूरी तरह से टूटा नहीं है, नहीं, ये आपको हाँ, लगता है? यूनिवर्सिटी में भी हम देखते हैं कि जैसे मैंने कहा इलेक्शन में सब इतना सत्ता और इतना कंट्रोल होने के बावजूद एबीवीपी को एक पोस्ट मिला, यहाँ काउंसिलर्स में कुछ पोस्ट मिले, इसके चलते वो ऐसा मतलब विक्ट्री प्रोसेशंस ऐसे विजय प्रोसेशंस बना रहे हैं कि ठीक है इतना ही मिला है फिर भी। और रेजिस्टेंस इस तरह का है कि लोग सवाल पूछते रहते हैं, सवाल बंद नहीं होते। आप जितने भी झंडे जलाएं, आप जितने भी हमें पनिश करें, हर स्टूडेंट पे ऐसे ऐसे फाइन्स, एक्चुअली ये भी एक नया तरीका है यूनिवर्सिटियों में, विश्वविद्यालयों में स्टूडेंट्स पे ऐसे प्यूनेटिव फाइन्स लगाए जाते हैं कि और किस लिए, कभी उन्होंने कुछ धरना की या हॉस्टल में पानी मांगा, जो भी हो, सिंपल सी चीज़ें जिसके लिए धरना नहीं करने की ज़रूरत होनी चाहिए, ऐसे ऐसे फीस 10,000 20,000 मतलब इस तरह के फाइन्स लगाए जाते हैं जिससे कि वो कह रहे हैं वो प्यूनिटिव है, चुप रहो वरना हम ये करेंगे, लेकिन फिर भी रेजिस्ट कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंस मुझे लगता है हर स्तर पे है। नंतर इसी निवी की बात को आगे बढ़ाते हुए अ, म- मेरे दो जुड़े हुए सवाल हैं कि क्या आपको अभी भी यकीन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो छात्र निकल रहे हैं आपकी शिक्षा व्यवस्था में जो भी ये बदलाव आए हैं उसके बावजूद भी एक बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक जो ज़्यादा संवेदनशील हो, जो समाज के प्रति मतलब एक जिम्मेदारी रखती हो और जो नफ़रत की राजनीति के खिलाफ हो, क्या वो अभी भी निकलेंगे या वो लड़ाई हम हार रहे हैं? और क्या यूनिवर्सिटी के अंदर आप इस सब के बावजूद भी शिक्षक और छात्र दोनों की तरफ से किसी तरह का रेजिस्टेंस देख रहे हैं कि हम नहीं सहमत हैं? उम्मीद आपके पास अभी भी है या नहीं? नहीं, उम्मीद तो है, लेकिन जो पहला सवाल था कि जो बदलाव आए हैं उसके होते हुए क्या हमारे जो छात्र हैं उस तरह के जो उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए सिटीज़नशिप की, वो मिल रही है कि नहीं? वो तो नहीं मिल रही है। और इंसानियत की हाँ, तो उसमें सिटीज़नशिप में मैं इंसानियत को इंक्लूड करती हूँ। वर्ल्ड सिटीज़न तो एक इंसानियत तो उसका मतलब सेंट्रल कोर है। अ, कि जो रोल शिक्षा को प्ले करना चाहिए इसमें, वो शिक्षा नहीं प्ले कर पा रहा है क्योंकि शिक्षा उनको ढंग की नहीं मिल रही है। और तो स्कॉलर के नाते, स्कॉलरशिप के नाते और उसके थ्रू ये सारे जो वैल्यू सिस्टम जो इसके साथ आता है, उसके नाते उसमें बहुत ज़्यादा कमी है। ऐसा नहीं है कि पहले बहुत थी, पहले बहुत कमियाँ थीं, जैसे कि हमारा एजुकेशन अगर बिल्कुल कंपार्टमेंटलाइज़ था या पहले एक्सेस भी हमारे 60% 70% लोगों को जो SC ST OBC वगैरह के थे उनको नहीं मिलता था या गरीबों को नहीं मिलता था। तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव किया क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी आई 1997 में हमारी यूनिवर्सिटी में, और भी कई ऐसी चीज़ें आई, लेकिन अब वो पीछे को जा रहा है, पीछे को जा रहा है क्योंकि जो शिक्षा हम उनको दे रहे हैं उससे उनको वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, वो कम्युनिटी नहीं मिल रही है जहाँ पे आप एक क्रिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी अगर हमको वापस ट्रैक पे आना है और अपनी शिक्षा को एक ज़रिया बनाना है एम्पावरमेंट और एमेंसिपेशन दोनों का, ये दोनों हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो मेरी उम्मीद कहाँ से आती है? उम्मीद यहीं से आती है कि लाख ये कोशिश करें हमको, और काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं ये, ख़ास तौर से हमारे अपर मिडिल क्लास में मुझे लगता है कि इनको काफ़ी कामयाबी मिली है। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन, हाँ कोरिलेशन है इकोनॉमिक बैकग्राउंड से एक लेकिन
ये कामयाब उस तरह से नहीं हो पाए हैं। आपने देखा कि पूरा जो रिलीजियस बेल्ट है, अयोध्या कॉरिडोर, काशी वगैरह, इधर इनको लोकसभा इलेक्शन में काफ़ी बीटिंग मिली है, क्योंकि कितना इन्होंने हिंदुत्व को सेल करने की कोशिश की, जो उसका न्यू लिबरल इस्तेमाल रिलीजन का हो रहा है कि अब बड़ी बड़ी कमर्शलाइजेशन हो रहा है, उससे आम जनता को तो बहुत नुकसान हुआ। उनकी ज़मीनें छिन गई, उनकी रोज़ी रोटी छिन गई, तो उसका असर आपने देखा। और यही जो ज़मीन से जुड़े हमारे मुद्दे हैं, रोज़ी रोटी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, इससे भी चाहे आप कहीं किसी के भी काडर हों, आपको अपने बच्चों को इसी देश में पढ़ाना है। सारे लोग लीडरों की तरह तो बाहर नहीं भेज सकते। आपको पता है कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है अच्छे स्कूल मिलने में, अच्छी शिक्षा आपके बच्चे को नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमको जोड़ेगी और जोड़ रही है। इन यूनिवर्सिटीज़ में भी, जैसे JNU में जो नए रिक्रूट्स आए हैं बहुत सारे उनमें से जो रेगुलर हमारा जो एसोसिएशन है टीचर्स का, उनको वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रमोशन भी होल्ड अप हो रहे हैं, उनके ऊपर भी ये जो सारी न्यू लिबरल पॉलिसी का जो असर है उनके ऊपर भी है। नौकरियां जाएंगी तो उनकी भी जाएंगी, प्रमोशन जाएगी उनकी भी जाएगी, तनख्वाह कटेगी, पेंशन नहीं मिल रही है। एक ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लोग कर रहे हैं कोशिश, वो नहीं आ रही है। पे रिविजन का नामो निशान नहीं है। तो सब लोग उसी नाव में हैं, और ये चीज़ें जो हमारे रोज़ की जो मुद्दे हैं, हमारे मुश्किलें हैं, वो हमको जोड़ती हैं। और तब उस टाइम पे फिर ये धर्म की राजनीति जो है ना, ये नफ़रत वाली राजनीति, ये इसका असर कम हो जाता है। तो मेरी उम्मीद वहीं पे है। और हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, छात्र, लाख मुश्किलों के बावजूद उनकी रेजिस्टेंस अभी भी चल रही है। हमारे यहाँ तो एक वॉल स्लोगन लिखने पे एक दिशा ऑर्गेनाइजेशन की स्टूडेंट थी, NTA के खिलाफ एक स्लोगन लिखा। सब लोग कह रहे थे NTA करप्ट है, कुछ करो, NTA के खिलाफ, NTA को डिसबैंड करो, कुछ ऐसा था। उस पे उसको सस्पेंड कर दिया गया, कोर्ट से जाके उसने वो सस्पेंशन हटवाया। अभी जो इलेक्शन हुआ है हमारे स्टूडेंट्स यूनियन में, तो बहुत सालों के बाद प्रेसिडेंट जो है वो कांग्रेस सपोर्टेड एक स्टूडेंट आया। हालांकि उसकी जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा लोग अप्रिशिएट हर जगह नहीं कर रहे हैं। वो काफ़ी बदतमीज़ भी होता है टीचर से। लेकिन इस सरकार को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को वो एक आईना दिखा रहा है कि मतलब कई इश्यूज़ पे, चाहे वो गोबर पोतने वाली बात हो, वो गोबर पोतना was a very interesting moment of resistance, नहीं? ऑल्सो दिस वन नेशन वन इलेक्शन, ये वाली बात है उस पे। और जहाँ पे आप चाहते हैं आप अपनी सारी होर्डिंग्स और वो पोस्टर्स लगाते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट लगाना चाहते हैं तो आप अलाउ नहीं करते हैं, तो वो उनकी होर्डिंग फाड़ रहे हैं। तो कैसे उसको अभी तक सस्पेंड नहीं किया इन्होंने, पता नहीं, वो तो एक सवाल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ से भी सवाल आ रहे हैं। अब फीस बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स एक हो जाएंगे, क्योंकि फ़ीस सबको फिर देनी पड़ेगी ज़्यादा। तो ये चीज़ें हैं जो हम लोगों को जोड़ेंगी, और हमारी उम्मीद वहीं पे केंद्रित होती है। तो शुक्रिया नमिता और निविता, बहुत जानकारी मेरे ख्याल में मुझे भी मिली कि मैं अब यूनिवर्सिटी में पढ़ता नहीं हूँ, और हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटीज़ में मेरा प्रवेश भी अब बहुत मुश्किल हो गया है। तो आपसे ही सुन पा रहा हूँ। ये जो दौर चला है, नाज़ी जर्मनी जितना नुकसान यूनिवर्सिटीज़ में, जितना जर्मनी में हुआ था, उस तरह का नुकसान शायद भारत के यूनिवर्सिटीज़ में अभी तक नहीं हुआ। और शायद इस कारण से नहीं हुआ है कि अभी भी बहुत सारे नागरिक हैं, छात्रों में भी और शिक्षकों में भी, जो इस विचारधारा के खिलाफ हैं, न बाज़ार केंद्रित जो विचारधारा है, हिंदुत्व केंद्रित। तो अंत में हमारी यूनिवर्सिटीज़ बचे रहें जहाँ पे एक नौजवान को बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक होने की शिक्षा मिलती रहे, ऐसी उम्मीद के साथ शुक्रिया। शुक्रिया। जिंदाबाद। ये दाग दाग उजाला, ये शब कसीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं।